हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का फ्लेमिंगो बुक से 6th चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स। ठीक है, तो मीनिंग समझेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है, क्या सोच के इस स्टोरी का नाम ये रखा गया है, वो अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। उससे पहले थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम आपका ये है कि आप ऑथर के नाम को याद कर लीजिए। इस स्टोरी के राइटर हैं अशोका मित्रन। ठीक है, ये एक तमिल राइटर है। तो ये क्या किए थे कि ये जेमिनी स्टूडियोज़ में काम किए थे। जेमिनी स्टूडियोज़ एक फिल्म स्टूडियो है जो कि मद्रास में लोकेटेड है। ठीक है, मद्रास पुराना नाम है, नया नाम अभी क्या है, चेन्नई। तो जेमिनी स्टूडियोज़ चेन्नई में एक फिल्म स्टूडियो है। तो ये हमारे ऑथर अशोका मित्रन इसी में काम करते थे और इन्होंने एक बुक लिखा। उनके बुक का नाम था माई ईयर्स विद बॉस। ठीक है, इस बुक में उन्होंने बताया है कि उन्होंने रिकाउंट किया है, यानी रिकॉल किया है कि जब वो जेमिनी स्टूडियोज़ में काम किया करते थे तो क्या क्या इंसिडेंट हुआ था, कौन कौन लोग वहाँ पे काम करते थे, वो लोग का क्या खास बात था, क्या बुराई था, वो सब चीज़ इन्होंने इस बुक में जिक्र किया है। शॉर्ट में बोले तो उन्होंने अपना सारा एक्सपीरियंस को रिकाउंट किया है। ठीक है, तो इसी बुक से एक छोटा सा पार्ट उठा के हमें इस चैप्टर में दिया गया है स्टडी करने के लिए। ठीक है, मतलब ये क्या है, छोटा सा एक एक्सर्प्ट है। फिर आगे जेमिनी स्टूडियोज़ के बारे में कुछ बात बताया गया है। ये लोकेटेड है चेन्नई में, इसको सेटअप किया गया था 1940 में। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग। मतलब उस समय में ये जाना माना फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था। ठीक है, इस जेमिनी स्टूडियो के फाउंडर है एस वासन। ठीक है, और यहाँ पे जो बुक का नाम आपने देखा था माई ईयर्स विद बॉस, तो ये बॉस कौन है, तो यही फाउंडर है बॉस। ठीक है, तो याद रखिएगा एस वासन। इस चैप्टर में बहुत बार बॉस करके जिक्र होगा, तो बॉस जहाँ भी बोला जाए आप समझ जाइएगा वहाँ पे एस वासन जी का चर्चा हो रहा है। ठीक है, और वो मतलब फाउंडर थे जेमिनी स्टूडियोज़ के, समझे। चलिए, अब ये अशोका मित्रन ये फिल्म स्टूडियो में क्या काम करते थे, क्या ये कोई हीरो का रोल परफॉर्म करते थे या फिर क्या करते थे, चलिए वो पता करते हैं। लिखा है कि इनका ड्यूटी ये था कि इनको न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स काटना था। ठीक है, ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट। इनको ढूंढना था कि किस सब्जेक्ट में कौन सा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, उस न्यूज़ को कट करके एक फाइल में स्टोर करना था, यही उनका काम था। ठीक है, और कई सारे न्यूज़ ऐसे हुआ करते थे जो उनको अपने हाथों से लिखना पड़ता था। ठीक है, तो वो जो ये काम करते थे ये काफ़ी एक इनसिग्निफिकेंट फंक्शन था, उतना इम्पोर्टेंट काम नहीं था। लेकिन उनका एक खास बात ये था कि इस पूरे जेमिनी स्टूडियो में जितने भी लोग काम करते थे उनमें से सबसे ज़्यादा जो जानकार थे, जो मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन थे, वो अशोका मित्रन ही थे। ठीक है, तो ये आज का जो स्टोरी है ये एक एक्सर्प्ट है फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस। समझ गए यहाँ तक। तो ये सब कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन जानना जरूरी था स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए। क्या क्या चीज़ आपको याद रखना है, ऑथर का नाम है अशोका मित्रन, ये जेमिनी स्टूडियोज़ में काम करते थे। उन्होंने एक बुक लिखा है माई ईयर्स विद बॉस। ठीक है, इसमें उन्होंने अपना एक्सपीरियंस को रिकॉल किया है। जेमिनी स्टूडियोज़ चेन्नई में लोकेटेड है। ठीक है, 1940 में सेटअप किया गया था। इसके फाउंडर है एस वासन, जिसको स्टोरी में द बॉस बोल के बुलाएंगे। ठीक है, अशोका मित्रन का काम था कि न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स को कट आउट करना और उसको एक फाइल में स्टोर करना। ठीक है, और अशोका मित्रन एक मोस्ट मतलब वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन थे उस पूरे जेमिनी फैमिली में। ठीक है, ये आज का स्टोरी छोटा सा एक एक्सर्प्ट है, याद रहेगा इतना बात। चलिए अब स्टार्ट करते हैं डिटेल में। लिखा है कि पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियोज बॉट इन ट्रक लोड्स। तो जैसा कि स्टोरी का नाम था पोएट्स एंड पैनकेक्स, पोएट्स का तो मीनिंग आपको मालूम ही है, पैनकेक का मीनिंग अभी यहाँ पे समझाया जा रहा है। पोएट का जिक्र अभी थोड़ी देर में डिटेल में होगा, इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए, इसको समझिए पहले। ठीक है, पैनकेक्स लिखा है। पैनकेक्स क्या है, ये कोई खाने वाला मटेरियल नहीं है, ये लगाने वाला मटेरियल है। ये एक ब्रांड नेम है एक मेकअप मटेरियल का। ठीक है, जो कि जेमिनी स्टूडियोज़ खरीदा करती थी इन ट्रक लोड्स, ट्रक भर भर के ये मटेरियल आता था, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में मेकअप का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ एक्ट्रेसेस का नाम दिया गया है, जैसे कि ग्रेटा गार्बो, ये एक स्वीडिश एक्ट्रेस थी। ठीक है, तो इन्होंने भी ये मेकअप मटेरियल यूज़ किया हुआ होगा पैनकेक। ठीक है, फिर मिस गोहार, इन्होंने भी इस मटेरियल को यूज़ किया होगा। ठीक है, फिर वैजयंती वाला भी, इन्होंने भी इस मेकअप मटेरियल को यूज़ किया होगा। ठीक है,
लेकिन जो रति अग्निहोत्री है उन्होंने हो सकता है, मे नॉट, ठीक है, हैव इवन हर्ड ऑफ इट, उन्होंने हो सकता है कि इसका नाम भी ना सुना हो, ये मेकअप मटेरियल इन्होंने यूज़ भी ना किया हो। अब ऐसा ये क्यों कह रहे हैं ये तो पूरा बुक पढ़ने पर ही पता चलेगा, फिलहाल इसको ऐसे ही समझ के छोड़ देते हैं, उतना इंपॉर्टेंस नहीं है इसका, ठीक है। अब ये रति अग्निहोत्री ने ये मेकअप मटेरियल का नाम क्यों नहीं सुना होगा, ये पूरा बुक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। ये पूरा बुक अभी यहाँ पे इसका मीनिंग क्लियर नहीं है। फिर आगे देखिए, द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वॉज इन द अपस्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग दैट वॉज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल्स। देखिए, जेमिनी स्टूडियो जो है ये एक फिल्म स्टूडियो है, तो किसी भी फिल्म स्टूडियो में बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है। मेकअप डिपार्टमेंट हो गया, स्टोरी डिपार्टमेंट हो जाएगा, और भी कई सारा टाइप का डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेकअप डिपार्टमेंट का बात बताया जा रहा है कि ये मेकअप डिपार्टमेंट कहाँ पे लोकेटेड था, किसी एक बिल्डिंग के अप स्टेयर्स, मतलब ऊपर वाले माले में लोकेटेड था, ठीक है। और ये बिल्डिंग का खास बात ये है कि माना जाता है कि ये बिल्डिंग जो है वो रॉबर्ट क्लाइव के एक तबेला था। रॉबर्ट क्लाइव आपको मालूम ही होगा, एक अंग्रेज़ थे, तो इन्होंने मद्रास यानी चेन्नई में कई सारा जगह अपना घर लिया हुआ था, ठीक है। तो उसी में से एक बिल्डिंग था। तो ये बिल्डिंग क्या होता था, इस बिल्डिंग में ये रॉबर्ट क्लाइव अपने घोड़ों को रखा करते थे, इनको खाना पीना यहीं पे दिया जाता था, ठीक है। मतलब ये इनका तबेला था। तो जब अंग्रेज़ इंडिया छोड़ के चले गए तो इस बिल्डिंग को ही जेमिनी स्टूडियो बना दिया गया, ठीक है। और इसी का ऊपर वाला माला में क्या था, मेकअप डिपार्टमेंट था। क्लियर है यहाँ तक। अ डजन अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी आर सेड टू हैव बीन हिज रेसिडेंस। ऐसे ही इस सिटी में यानी मद्रास में, चेन्नई में कई सारे ऐसे बिल्डिंग्स है जो उनका घर माना जाता है, ठीक है। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ ही इज़ यानी रॉबर्ट क्लाइव के अपने इतने छोटे जीवन में और उससे भी छोटे समय जब वो मद्रास में रहे थे, एक तो उनका जीवन काल ही बहुत छोटा है, मद्रास में उन्होंने बहुत ही छोटे समय के लिए रहे हुए होंगे, ठीक है। इतने कम समय में भी रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग, कई सारे हरकतें उन्होंने कर दिया था। हरकतों में 2 हरकत का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। पहला हरकत ये था कि इन्होंने कई सारे इम्पॉसिबल बैटल्स का मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट लड़ाइयाँ लड़ी थी इंडिया के कोने रिमोट कॉर्नर्स में, ठीक है। और दूसरा हरकत ये था उनका कि उन्होंने एक मेडर मतलब एक यंग वर्जिन गर्ल से उन्होंने शादी किया, ठीक है। कहाँ पे, सेंट मैरीज चर्च में, इन फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, इन मद्रास। एक फोर्ट था, इसमें एक चर्च था, उसमें उन्होंने एक यंग लड़की से शादी किया, ठीक है। ये 2 हरकत यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये बोला गया कि यार इतना कम समय में उन्होंने इतना सारा काम कर लिया था। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि हमारे जो ऑथर है अशोकामित्रन, ये काफ़ी अजीब तरीके से लिखे हुए कोई भी चीज़, ठीक है। मतलब वो कोशिश कर रहे हैं कि रीडर को थोड़ा हंसाया जाए, वो ह्यूमर लाने का कोशिश करते हैं जब वो लिखते हैं तो, ठीक है। और यही उनका राइटिंग स्टाइल का खास बात है। तो एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, कि उनका राइटिंग स्टाइल में क्या है। तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमर नहीं है, हल्का सा ह्यूमर है, मतलब सटल ह्यूमर है या फिर जेंटल ह्यूमर आप बोल सकते हैं। जेंटल ह्यूमर है उनके राइटिंग स्टाइल में। ये सब वर्ड याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। इस चैप्टर के ऊपर जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जाके प्रिपेयर कर लीजिएगा। अभी आप इसको सिर्फ समझिए, और ये सब जो हम वर्ड बोल रहे हैं सब अपने दिमाग में रखिएगा। जब आप क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर रहे होंगे तब आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा, ठीक है। चलिए फिर आगे देखिए, मेकअप डिपार्टमेंट को ही हम अभी पकड़े हुए हैं। लिखा है कि वहाँ पे क्या था, एक मेकअप रूम था। तब मेकअप रूम का फीचर बताया गया है। तो वो ठीक हेयर कटिंग सलून की तरह दिख रहा था, जहाँ पे सभी एंगल्स पे लाइट लगे हुए थे और हाफ अ डजन लार्ज मिरर, मतलब 1 दर्जन में कितना होता है, 12, लगभग 6 बड़े बड़े मिरर्स लगे हुए थे। 12 का हाफ मतलब 6 बड़े बड़े मिरर्स थे, ठीक है। और उस रूम में कई सारे इनकैंडेसेंट लाइट्स थे। इनकैंडेसेंट लाइट्स आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये जो पीला लाइट होता है बहुत ही ज़्यादा हीट छोड़ता है ये, ठीक है, और काफ़ी बिजली भी खाता है। तो ये स्टोरी लिखा गया था 1950s के टाइम पे, तो उस समय में तो यही लाइट चलता था, ठीक है। तो ऐसे ही लाइट्स लगे हुए थे। सो यू कैन इमेजिन द फियरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो लोग जो मेकअप करवाते थे वो लोग कितना फियरी मिजरी का सामना करते थे। फियरी मिजरी का मतलब ये इनकैंडेसेंट लाइट से काफ़ी ज़्यादा हीट निकलता था, ठीक है। तो ये इनको उतना हीट बर्दाश्त करना पड़ता था, प्लस जो लाइट है वो आँखों में भी लगता था। तो वो जो ट्रबल है, जो पेन है, वो उनको बर्दाश्त करना पड़ता था। जो सफरिंग है वो काफ़ी झेलते थे ये लोग, ठीक है। फिर आगे लिखा है द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाई अ बंगाली।
मेकअप डिपार्टमेंट का पहले जो हेड था वो एक बंगाली था जो काफ़ी सक्सेसफुल हो गया बाद में चल के और ये स्टूडियो को छोड़ दिया, ठीक है। बिकेम टू बिग फॉर अ स्टूडियो, मतलब वो काफ़ी सक्सेसफुल हो गया और इस स्टूडियो को छोड़ दिया, ठीक है। बंगाली के छोड़ने के बाद एक महाराष्ट्रियन आया, ठीक है, जिसको हेल्प करने के लिए एक धरवाड़ कन्नाडिगा था, कन्नाडा से आया होगा ये, ठीक है। एक आंध्रा का भी आदमी था, एक मद्रास इंडियन क्रिश्चियन भी था, एक एंग्लो बर्मीज़ भी था और एक यूजुअल लोकल तमिल्स। इतने सारे लोग मिलके इस महाराष्ट्रियन को असिस्ट यानी हेल्प करते थे। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है क्या, डाइवर्सिटी। इस मेकअप रूम में इतने अलग अलग जगह के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और अलग अलग धर्म के लोग भी। एक महाराष्ट्रियन भी है, पहले एक बंगाली था, फिर महाराष्ट्रियन, अलग अलग कल्चर के लोग, ठीक है। फिर एक कन्नाडिगा, फिर आंध्रा, फिर मद्रास इंडियन क्रिश्चियन भी है यहाँ पे, एंग्लो बर्मीज़ भी है और तमिल्स भी हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब डाइवर्सिटी के साथ साथ ये हमें बता रहा है कि अलग अलग इतने डाइवर्स लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन सब लोग एक ही भावना से जुड़े हुए हैं कि ये सब लोग क्या है, इंडियन है कि नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, नेशनल इंटीग्रिटी देखने को मिल रहा है। ये बात समझे कि नहीं, नेशनल इंटीग्रिटी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऑल दिस शोज दैट देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन बिगैन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। हुआ क्या था कि देखिए, ये तो आज़ादी के समय का बात है, तो उसके कई समय बाद जो हमारे ऑल इंडिया रेडियो है और जो दूरदर्शन है, इसमें कई सारे प्रोग्राम्स चलते थे जिसमें ये दर्शाया जाता था कि हम सभी लोग एक है, सभी लोग इंडियन है, ठीक है, कोई झगड़ा ना हो, हमें यूनिटी रहे। तो ऐसे प्रोग्राम्स के ज़रिए लोगों के मन में ये भावना जगाया जाता था। लेकिन ये प्रोग्राम्स आने से बहुत पहले ही हमें ये भावना इस मेकअप डिपार्टमेंट में पहले से देखने को मिल रहा था। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो पूरा गैंग है ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions। अब देखिए यहाँ पे फिर हमें एक ह्यूमर देखने को मिल रहा है। बोला गया कि ये जो पूरा गैंग है, अलग अलग इतने डाइवर्स लोगों का जो गैंग है, ये गैंग का खास बात ये है कि ये किसी भी अच्छे दिखने वाले इंसान को एक काफ़ी बुरा गुलाबी कलर, क्रिम्सन कलर से लपेटा हुआ एक मॉन्स्टर, राक्षस में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है, इस पैनकेक्स और कई सारे लिक्विड्स और लोशंस का हेल्प से। मतलब ये मेकअप करके किसी भी अच्छे इंसान को बुरा दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे भी पोएट का देखिए राइटिंग स्टाइल में क्या देखने को मिल रहा है, ह्यूमर देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखिए, दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग। जिस ज़माने में अशोकामित्रन इसमें काम किया करते थे, वो उस ज़माने में मेनली इंडोर ही शूटिंग हुआ करता था। मतलब एक स्टेज होता था, उस पर ग्रीन स्क्रीन लगा के और जो भी सीन था वो शूट किया जाता था यहीं पे, ठीक है। बाहर पहाड़ वहाड़ में नहीं जाते थे और सिर्फ बहुत कम जाते थे, सिर्फ 5% फिल्म ही आउटडोर शूट हुआ करती थी, ठीक है। आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज टू बी मेड टू लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी। होता क्या है कि कई सारे मूवीज़ में कुछ ऐसा सीन होता है कि हीरो या फिर हीरोइन को थोड़ा गरीब या फिर फटा चिटा कपड़ा पहना के वैसा सीन में शूट कराना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो स्टूडियो लाइट है, ये स्टूडियो लाइट इस लड़की या फिर लड़के को क्या करते थे, अगली बनाते थे, जिससे कि ये लोग मूवी में सेट हो पाए, ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो पाए, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखा है, ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है, आगे बढ़िए। A strict hierarchy was maintained in the makeup department। मेकअप डिपार्टमेंट का एक और फीचर यहाँ पे बोला गया है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा हायरार्की मेंटेन होता था। मतलब जो ऊपर वाला इंसान है वो हाई लेवल काम करेगा, नीचे वाला कुछ और काम करेगा, इससे नीचे वाला छोटा काम करेगा, ठीक है। ऐसा कुछ सिस्टम मेंटेन होता था। यहाँ पे डिटेल में बताया गया है, देखिए। होता क्या था कि इस मेकअप डिपार्टमेंट में एक क्या था, चीफ मेकअप मैन था, जो सबसे मेन हो गया। तो चीफ मेकअप मैन का काम क्या था, चीफ एक्टर और एक्ट्रेसेस को अगली बनाना, ये उसका काम था। मतलब अगली बनाना मतलब मेकअप करना। जो मेन एक्टर और एक्ट्रेसेस है उसको मेन मेकअप मैन मेकअप करेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड में आता है सीनियर असिस्टेंट, ठीक है। तो ये जो सेकंड हीरो है और जो सेकंड हीरोइन है उसको मेकअप करने का काम इसका है, ठीक है। ऑथर के लैंग्वेज में उसको अगली बनाने का काम इनका है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है
सीनियर असिस्टेंट के बाद आता है जूनियर असिस्टेंट, ठीक है। ये कॉमेडियन को अगली बनाता है, ठीक है, और सो फोर्थ। इससे ऐसे ही इसके नीचे के लोग और कम इंपॉर्टेंस वाले लोगों का मेकअप करते होंगे, ठीक है। फिर सबसे लास्ट में आता है वो इंसान जो क्राउड प्लेयर्स को मेकअप करे। मतलब कभी कभी भीड़ भाड़ का सीन भी तो शूट करना पड़ता है, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। मार्केट का सीन अगर शूट कर रहा है तो यहाँ पे कई सारे लोग होंगे, तो इन कई सारे लोगों का मेकअप कौन करेगा? इन कई सारे लोगों को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? क्राउड प्लेयर्स, ठीक है, क्राउड प्लेयर्स। तो इन क्राउड प्लेयर्स का मेकअप करता था ऑफिस बॉय। अब यहाँ पे ऑफिस बॉय को हम हाईलाइट कर दिए हैं क्योंकि अब ये पूरा जो स्टोरी है वो इस ऑफिस बॉय पे शिफ्ट हो जाएगा। अब हम इसी का बात करेंगे, ठीक है। इस स्टोरी में ऐसे ही हमें ट्रांजिशन देखने को मिलता है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टोरी ऑफिस बॉय पे बात कर लेंगे, उसके बाद फिर कोई और कैरेक्टर आएगा, ठीक है, फिर कोई और कैरेक्टर आएगा। ऐसे स्टोरी अलग अलग चीज़ों पे शिफ्ट हो रहा है क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम एक एक्सर्प्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। माई ईयर्स विद बॉस जो हमारे ऑथर है, इन्होंने ये जो बुक लिखा है पूरा बुक, इस पूरा बुक का एक छोटा सा पार्ट हम पढ़ रहे हैं निकाल के, ठीक है। तो इस बुक में उन्होंने क्या लिखा है? अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि कैसे वो जेमिनी स्टूडियोज़ में काम करते थे, कौन कौन लोग यहाँ पे हुआ करते थे, किसमें क्या खास बात था, यही सब तो उन्होंने इस बुक में लिखा है। तो उसी तरीके से ये ऑफिस बॉय का जिक्र हुआ होगा, तो छोटा सा पार्ट यहाँ पे निकाल के दिया हुआ है, ठीक है। और भी कोई कैरेक्टर होगा तो उसका बारे में पढ़ेंगे, फिर और पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से देखिए, इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि एक तो जेमिनी स्टूडियो एक बिल्डिंग में लोकेटेड है, ये पूरा एक फिल्म स्टूडियो है, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। और एक डिपार्टमेंट के अंदर भी देखिए एक ऑफिस बॉय है। मतलब ये खुद में ही एक ऑफिस है, ये खुद में ही एक ऑफिस है, ये खुद में ही एक ऑफिस है। इतना बड़ा ये स्टूडियो था, समझ रहे? ऑन द डेज व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग, जिस दिन क्राउड शूटिंग होता था, मतलब जिस दिन भीड़ भाड़ वाला शूट करना होना था, उस दिन क्या होता था? देखिए, यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट इन अ जाइंट वेसल। आप देख सकते थे कि ये ऑफिस बॉय जो था वो क्या करता था, वो अपना जो पेंट है वो एक बहुत ही बड़े वेसल में, सपोज एक बाल्टिंग में, वो अपना पेंट घोल लेता था। पेंट यानी जो मेकअप मटेरियल है वो एक बाल्टिंग में वो रखता था पूरा घोल के, ठीक है। एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, ठीक है, और उसको मानो थप्पड़ मार रहा हो सभी क्राउड प्लेयर्स को। एक बाल्टिंग ले लेता था वो, इससे पूरा मेकअप मटेरियल घोल लेता था, ठीक है, और एक ब्रश रखता था वो, ठीक है, एक ब्रश रखता था वो, और इसी ब्रश में चुबो के सभी क्राउड प्लेयर्स का चेहरा पे इधर से एक तरफ से, इधर से एक तरफ से, ठीक है, और ऐसे करके दो थप्पड़ सबको लगाते लगाते सबका मेकअप हो जाता था, ठीक है। आइडिया ये था कि वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सर्फेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप। आइडिया ये था कि चेहरे पे जो भी कोई दाग धब्बे है उन सबको बंद कर देना है, ठीक है, इस मेकअप से। तो यहाँ पे भी देखिए हमें थोड़ा सा तो हंसी आ रहा है, तो फोर्ड ने क्या यूज़ किया है? ह्यूमर अच्छे से यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। हम अभी पढ़ किसके बारे में रहे हैं? ऑफिस बॉय के बारे में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे बॉय तो लिखा हुआ है लेकिन वो एग्जैक्टली बॉय नहीं था। असल में वो एक ऐसा इंसान था जो अपने अर्ली 40s, मतलब अप्रॉक्स 31, 32, 33 साल का होगा, इतने साल का आदमी था, तो बॉय तो हुआ नहीं, ठीक है। वो जेमिनी स्टूडियोज़ इसलिए ज्वाइन किया था एक साल पहले, मतलब कई साल पहले इसलिए ज्वाइन किया था कि वो क्या बन पाए? एक स्टार एक्टर या फिर टॉप स्क्रीन राइटर या फिर एक डायरेक्टर या फिर लिरिक्स राइटर। ये 4 चीज़ बनने का होप में वो जेमिनी स्टूडियो ज्वाइन किया था, ठीक है। लेकिन वो अभी काम कर रहा है? ऑफिस बॉय का रूप में काम कर रहा है, जो कि काफ़ी कम मेकअप डिपार्टमेंट का हायरार्की में सबसे लोएस्ट पोजीशन है, ठीक है, वो ये काम कर रहा है। इसके साथ साथ उसका एक और ख़ास बात था ऑफिस बॉय का कि ही वॉज अ बीट ऑफ अ पोएट। अ बीट ऑफ अ पोएट मतलब हैड सम टैलेंट इन पोएट्री। मेकअप करने के साथ साथ वो काफ़ी अच्छे कविताएं भी लिखा करता था, तो ये कुछ उसका खास बात है। तो ये जो हम अंडरलाइन किए हैं इसको आप भी अंडरलाइन करके रखिएगा। ये सब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑफिस बॉय क्यों जेमिनी स्टूडियो के साथ काम करने के लिए जुड़ा हुआ था। तो इन द होप ऑफ बिकमिंग ये, ठीक है। ऊपर भी हम कुछ अंडरलाइन कर रखें, ये सब आप भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इन दोज डेज आई यानी हमारे जो ऑथर है अशोका मित्रन, ये एक क्यूबिकल, मतलब
एक छोटे से कमरे में काम करते थे, ठीक है। उस कमरे का जो दो साइड्स था उसमें फ्रेंच विंडोज़ लगे हुए थे। ये मान लीजिए कमरा है, तो इसका ये साइड और ये साइड, कोई ये दोनों साइड में फ्रेंच विंडोज़ लगा हुआ है, ठीक है। मतलब फ्रेंच विंडो क्या होता है कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसी को फ्रेंच विंडो कहते हैं। दो दरवाजे टाइप होते हैं, खुलते हैं वो, ठीक है, और बड़े बड़े होते हैं, तो बाहर से कोई भी देख सकता है अंदर क्या हो रहा है। और उस समय तो ऑथर को भी मालूम नहीं था कि इस टाइप के विंडोज़ को फ्रेंच विंडोज़ कहा करते हैं, ठीक है। तो सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क tearing up newspapers day in and day out, most people thought I was doing next to nothing. तो चूँकि फ्रेंच विंडोज़ लगा हुआ था तो लोग बाहर से देख पा रहे थे कि अशोकामित्रन क्या करते हैं अपने क्यूबिकल में। तो लोग देखते थे कि ये दिन भर अपने डेस्क पे बैठ के अखबार फाड़ते रहते थे दिन भर, ठीक है। तो लोग सोचते थे कि ये इन अशोकामित्रन का काम कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी काम है, मतलब दिन भर बैठा रहता है, ठीक है। और ये भी हाई चांसेस है कि जो हमारे बॉस है वो भी इसी तरीके से सोचते थे। बॉस समझ रहे, जो फाउंडर थे एस वासन, उनके बारे में कहा गया है। बॉस भी ऐसे ही सोचते थे अशोकामित्रन के बारे में कि अशोकामित्रन नथिंग, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। इसीलिए जब भी किसी को ऐसा फील होता कि मुझे कुछ काम देना है, वो बार्ज मतलब बिना कुछ सोचे समझे मेरे क्यूबिकल में आ जाता और एक लंबा सा लेक्चर झाड़ देता मेरे ऊपर, ठीक है। द बॉय यानी जो ऑफिस बॉय है मेकअप डिपार्टमेंट का, उसने भी ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे ज्ञान देगा कि कैसे एक इतना महान लिटरेरी टैलेंट, इतना महान जो पोएट है, उसका टैलेंट यहाँ पे वेस्ट हो रहा है इस डिपार्टमेंट में, ठीक है। जो डिपार्टमेंट जो किसी बार्बर्स और परवर्स हीरो के लिए फिट है, उस डिपार्टमेंट में उसका इतना बड़ा लिटरेरी टैलेंट वेस्ट हो रहा है। तो ये ज्ञान उस बॉय ने ठान लिया था, वो ये ज्ञान किसको देगा, हमारे ऑथर यानी अशोकामित्रन को देगा, ठीक है। तो ये डेली आता था ऑफिस बॉय अशोकामित्रन के क्यूबिकल में, ठीक है, और इनको समझाता था कि देखो मेरे अंदर इतना अच्छा टैलेंट है पोइट्री का, ठीक है, लेकिन तभी भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्राउड का मेकअप कर रहे हैं, मेरा टैलेंट यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो इतना पकाता था ये ऑफिस बॉय हमारे ऑथर को कि हमारे ऑथर जो थे सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग। हमारे ऑथर प्रे करने लगे कि कब क्राउड शूटिंग हो, जल्दी से जल्दी क्राउड शूटिंग हो, क्योंकि जैसे ही क्राउड शूटिंग होगा ये ऑफिस बॉय इसमें बिजी होगा और तब हमारे ऑथर थोड़ा फ्री होंगे, ठीक है। नहीं तो जब भी इसको टाइम मिलता था ये ऑथर का दिमाग चाटता था, ठीक है। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स। अगर क्राउड शूटिंग नहीं हो रहा है तो इस ऑफिस बॉय का इतना लंबा लंबा प्रवचन होता था जिससे ये ऑथर बच नहीं पाते थे, ठीक है। बस इतना ही है, आगे देखिए। इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन you will always find the anger directed towards a single person openly or covertly। होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन भी आएगा, आप बताएंगे, पहले समझ लीजिए। लिखा है कि हर वो मतलब सीन जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन होता है, अगर किसी इंसान को फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है, और उसके वजह से वो इंसान अगर गुस्सा है, तो आप ये पाइएगा कि वो इंसान वो गुस्सा हमेशा किसी एक पर्सन को टारगेट करके एक पर्सन की तरफ टारगेटेड होता है वो गुस्सा। क्या तो वो ओपनली वो टारगेट करे या फिर कोई हिडन तरीके से। आप याद रखिएगा जब भी आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं, तो आप सोचिएगा कि वो किसी एक इंसान की वजह से आप ऐसा फील कर रहे होते हैं, ठीक है, और हम उस इंसान को टारगेट कर लेते हैं। तो वैसा ही और दिस मैन मतलब हमारा जो ऑफिस बॉय है ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज कन्विंस्ड दैट ऑल हिज वोज इग्नोमिनी एंड नेग्लेक्ट वर ड्यू टू कोटामंगलम सुब्बू। वैसा ही थिंकिंग हमारे इस ऑफिस बॉय में भी है। ये ऑफिस बॉय सोचता है कि इसका जितना भी वोज यानी जो प्रॉब्लम्स है, प्लस जितना भी इग्नोमिनी है मतलब लॉस ऑफ ऑनर, ठीक है, जितना भी बेइज्जती इसको झेलना पड़ा है, प्लस नेग्लेक्ट, लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं ऑफिस बॉय को, ये कोई इंपॉर्टेंस का नहीं है, ठीक है, ऐसा फीलिंग आ गया है ऑफिस में। तो ये सारा इसका जो मतलब प्रॉब्लम्स है, इग्नोमिनी है और नेग्लेक्ट है, इन सब का कारण कौन है? तो ये ऑफिस बॉय मानता है कि इन सब का कारण ये इंसान है, कोटामंगलम सुब्बू, ठीक है। तो अब स्टोरी इन पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑफिस बॉय का इतना जानना था हमें, अब हम इनके बारे में जानेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए, एग्ज़ाम में क्या करेंगे, आपको ये लाइन दे देंगे और बोलेंगे कि क्या ये सही है कि नहीं। हम अपना गुस्सा किसी एक इंसान पर निकाल देते हैं या फिर हम ये मानते हैं कि हमारा सारा प्रॉब्लम का कारण ये एक इंसान है, तो क्या ये थिंकिंग सही है कि नहीं। तो आपको ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है।
तो आपको लिखना होगा नहीं, ये थिंकिंग सही नहीं है, क्योंकि इस टाइप का थिंकिंग से और भी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और फर्दर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। क्योंकि ये तो आपका थिंकिंग है ना, आप सोच रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑफिस बॉय सोच रहा है कि इसका सारा प्रॉब्लम का जड़ कोठामंगलम सुब्बू है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये बात सही नहीं हो, ठीक है, इसका प्रॉब्लम का कारण कुछ और हो, ये खुद ही हो इसका प्रॉब्लम का कारण, ठीक है। लेकिन अगर ये किसी इनोसेंट पे अपना सारा गुस्सा निकालेगा तो इससे और भी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और फर्दर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि ये इसको रूट कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन इसको एड्रेस करना चाहिए, ठीक है, कि कारण किस वजह से इसको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स, नेग्लेक्ट, इग्नोमिनी ये सब चीज़ फेस करना पड़ रहा है। उस प्रॉब्लम का रूट कॉज को पता करना चाहिए, ना कि अपना गुस्सा किसी एक इंसान पे निकाल दिया जाए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना होगा। इसका डिटेल आंसर आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कोठामंगलम सुब्बू के बारे में। लिखा है कि सुब्बू वॉज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज। सुब्बू नंबर 2 था, दूसरा इंपॉर्टेंट इंसान था इस पूरे जेमिनी स्टूडियो में। पहला कौन हो गया? पहला तो फाउंडर ही होंगे, एस वासन द बॉस, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है ये सुब्बू। सुब्बू के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए। He couldn't have had a more encouraging opening in films than our grown-up makeup boy had. अब यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है सुब्बू का इस ऑफिस बॉय के साथ में। लिखा है कि he couldn't have had a more encouraging opening in films than our grown-up makeup boy had. बोला जा रहा है कि जब ये मेकअप बॉय यानी जो ऑफिस बॉय जब इस फिल्म इंडस्ट्री में एंटर किया था तब काफ़ी अच्छा मतलब माहौल था, ठीक है। लेकिन जब सुब्बू इस फिल्म इंडस्ट्री में एंटर किए थे तब इतना सिचुएशन अच्छा नहीं था, ठीक है। वहीं पर लिखा है कि ऑन द कॉन्ट्रेरी ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स। हमारे सुब्बू जी को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम्स का सामना करना पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जब उनका करियर शुरू हुआ था, ठीक है, तब क्या था कि नो फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज़ देयर वर। मतलब जब इन्होंने अपना करियर शुरू किया था तब कोई भी बड़ा फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी या फिर स्टूडियो नहीं हुआ करता था। जबकि ये ऑफिस बॉय जब अपना करियर शुरुआत किया तो कई सारे फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज थे, ठीक है। तो इस कंपैरिजन में मतलब इनका जो स्ट्रगल है वो ज़्यादा है बोल सकते हैं इसके मुकाबले, समझ रहे, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई के मामले में भी खासकर से फॉर्मल एजुकेशन में सुब्बू couldn't have had an appreciable lead over our boy। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी ऐसा नहीं है कि सुब्बू बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है इस ऑफिस बॉय के कंपैरिजन में, ठीक है। मतलब लगभग दोनों इक्वल एजुकेशनली क्वालिफाइड, ठीक है। बट लेकिन एक खास बात है जो सुब्बू के पास है उस ऑफिस बॉय के पास नहीं है। ये वो खास बात ये है कि बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग born a Brahmin, a virtue indeed, he must have had exposure to more affluent situations। चूँकि ये सुब्बू जो है इनके पास एक क्वालिटी यानी वर्च्यू ये है कि वो एक ब्राह्मण फैमिली में बॉर्न हुए थे, वो एक ब्राह्मण थे, ठीक है। और ब्राह्मण होना एक क्वालिटी ही है। क्यों? क्योंकि जब आप ब्राह्मण होते हैं तो काफ़ी हाई कास्ट है ये और ऊँचे लोगों के साथ उठना बैठना होता है, तो इन सब में इनका एक्सपोजर था टू एफ्लुएंट सिचुएशंस, ठीक है। एफ्लुएंट मतलब जो अमीर लोग, पैसे वाले लोग जैसे रहन सहन होता है उनका, वैसा ही रहन सहन इसका, मतलब उससे ये अच्छे तरीके से रूबरू थे, ठीक है। एंड पीपल ही हैड द एबिलिटी। अब इनका ऑफिस बॉय को भूल जाइए, सिर्फ सुब्बू को फोकस कीजिए। इनका कुछ खास बात बताया जा रहा है। पहला खास बात ये है कि वो किसी भी टाइम में काफ़ी ज़्यादा चीयरफुल दिखते थे। भले ही उनका फिल्म फ्लॉप हो जाए लेकिन फिल्म फ्लॉप होने के बावजूद भी वो काफ़ी चीयरफुल लगते थे। ये पहला फीचर है उनका, ठीक है। दूसरा फीचर ये था कि उनके पास हमेशा सबके लिए कोई ना कोई काम हुआ करता था। वो खुद से कुछ भी नहीं करते थे लेकिन कुछ दूसरे को कुछ ना कुछ काम दे देते थे, ठीक है। लेकिन ये तो उनका बुराई है। बुराई होने के बावजूद भी वो अच्छाई ये था कि वो काफ़ी ज़्यादा लॉयल थे इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। कौन से ऑर्गेनाइजेशन? जेमिनी स्टूडियो के प्रति, ठीक है। हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विथ हिज प्रिंसिपल कम्प्लीटली। वो इतने ज़्यादा लॉयल थे इस जेमिनी स्टूडियो के लिए कि वो मतलब अपने इस प्रिंसिपल यहाँ पे बोला गया है बॉस को, यानी एस वासन जी को। तो ये दोनों का काफ़ी अच्छा तालमेल था, ठीक है। एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल एडवांटेज। और इस सुब्बू के अंदर जितना भी क्रिएटिविटी था, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में क्रिएटिविटी चाहिए, ठीक है, वो सारा क्रिएटिविटी यूज़ करते थे
टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज, यानी इस बॉस के फ़ायदे के लिए। मतलब फिल्म में काफ़ी अच्छा से काम करते थे, वो फिल्म सक्सेस होगा यानी जेमिनी स्टूडियो सक्सेस होगा, और जेमिनी स्टूडियो सक्सेस होगा तो कमाई किसके पास आएगा? बॉस के पास, यानी प्रिंसिपल के पास, यानी एस वासन जी के पास। ठीक है, तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिंसिपल कौन है? तो बॉस है, मतलब एस वासन है। ठीक है, फिर अगला फीचर ये है कि सुब्बू जो है वो टेलर मेड फॉर फिल्म्स। टेलर मेड यानी परफेक्टली फिट थे फिल्म्स के लिए। वो कोई और काम अगर करते तो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते जितना वो फिल्म में है। ठीक है, हियर वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड। जब भी जो भी काम दो ये उस काम के लिए रेडी होते थे और इसका सॉल्यूशन होता था उनके पास। सुब्बू का ये खास बात था। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कभी एक प्रोड्यूसर सुब्बू से कहते थे कि ऐसा सीन करना है। सीन ये होता था कि मान लीजिए एक रैट जो है वो एक शेरनी से पानी के नीचे फाइट करता है, और ये रैट जो है इस शेरनी को मार देता है, लेकिन मारने के बाद इस रैट को इस शेरनी के जो बच्चे थे उस पर दया आ जाता है, तो उस पर वो प्यार दिखाना चाहता है। ठीक है, ये रैट, तो ये सीन को कैसे किया जाए? प्रोड्यूसर ऐसा पूछते थे सुब्बू से। तो सुब्बू 4 तरीके बताता था, जैसे कि रैट जो है वो उस विक्टिम यानी शेरनी के बच्चे को अपना प्यार दिखा सकता है। 4 तरीके वो बता देता था। तो इस पर प्रोड्यूसर कहता था कि हाँ ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये तुम्हारा जो 4 आइडिया है वो उतना इफेक्टिव है। प्रोड्यूसर ऐसा कहा करता था। तो विद इन अ मिनट हमारे जो सुब्बू है वो और 14 और तरीके बता देते हैं कि आप इस तरीके से ये सीन को कर सकते थे। तो इतना क्विक रिस्पॉन्स और इतना क्रिएटिव रिस्पॉन्स वो देते थे इतने कम समय में। ये खास बात था सुब्बू का। तो इससे ये साबित होता है कि ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स। बात अगर ही समझ रहे? चलिए फिर आगे देखिए। तो जब सुब्बू आसपास हुआ करते थे ना तो फिल्म मेकिंग काफ़ी ईजी हो जाता था। ठीक है, एंड इफ एवर देयर वॉज अ मैन हु गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियो ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स इट वॉज सुब्बू। जेमिनी स्टूडियो जब अपने पीक टाइम पे था, ठीक है, तो उस पीक टाइम में जेमिनी स्टूडियो को संभाला किसने? इसको डायरेक्शन और डेफिनेशन नाम शौहरत दिया किसने? तो वो हमारे ये नंबर 2 इंसान सुब्बू ही है। ठीक है, तो ये तो सुब्बू का खास बात हो गया फिल्म में। अब सुब्बू का एक और सेपरेट आइडेंटिटी भी था एज अ पोएट, जैसे हमारे ऑफिस बॉय का था। ऑफिस बॉय भी मेकअप बॉय के साथ साथ वो एक पोएट भी था, है कि नहीं? उसी तरीके से हमारे सुब्बू भी पोएट भी है। ठीक है, एंड दो ही वॉज सर्टनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स। सुब्बू के अंदर ये टैलेंट था कि वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पेचीदा पोयम, ये पोयम यूजुअली आप देखते होंगे पोयम जो है वो उतना सिंपल में समझ में नहीं आता है, काफ़ी डीप मीनिंग होता है। ठीक है, एंड हायर फॉर्म्स काफ़ी उच्च कोटि के पोयम वो लिख सकते थे। ये कैपेसिटी था सुब्बू में, लेकिन वो जानबूझ के डेलिबरेटली वो ऐसे पोएम्स लिखते थे, वो अपने पोइट्री को समर्पित कर दिए थे मासेस को। मतलब ऐसे सब्जेक्ट ऐसे लैंग्वेज में वो पोएम्स लिखते थे कि मासेस यानी जो लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस है उनको ये पोएम समझ में आए। ठीक है, वो जानबूझ के टफ नहीं लिखते थे, ईजी लिखते थे, ऐसे सब्जेक्ट पे लिखते थे कि ज़्यादातर लोगों को समझ में आए। समझ रहे? चलिए फिर आगे यहाँ पे बोला गया है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा सक्सेस हो गए कि उनका जो लिटरेरी अचीवमेंट है, जो पोइट्री में उनका अचीवमेंट है, वो ढक गया, वो ओवरशैडो डॉर्फ हो गया फिल्म में सक्सेस के कारण। ऐसा मानते हैं उनके क्रिटिक्स भी, जो उनके आलोचक है वो भी ये बात मानते हैं कि अगर ये फिल्म इंडस्ट्री में इतना सक्सेस नहीं होते तो इनको लिटरेरी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलता है, लिटरेरी फील्ड में। ठीक है, फिर सुब्बू ने क्या किया था? कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स। उन्होंने कई सारे स्टोरी पोएम्स लिखे थे, मतलब ऐसे पोएम जिसमें कोई स्टोरी या फिर कोई नैरेटिव नरेट किया गया हो। ठीक है, इन फॉक रिफ्रेन का मतलब होता है रिपीटेटिव लाइन्स, और फॉक मतलब ट्रेडिशनल तरीके का जो पोएम्स होता है जिसमें कई लाइन्स को बार बार रिपीट किया जाता है। और डिक्शन मतलब जो लिखने का तरीका है, जो वर्ड्स वो चूज़ किए थे, तो वैसे वर्ड्स मतलब ट्रेडिशनल वर्ड्स और ट्रेडिशनल रिफ्रेन मतलब रिपीटेटिव लाइन्स का यूज़ करके उन्होंने स्टोरी पोएम्स लिखा था। ठीक है, कई सारा। और साथ ही साथ उन्होंने एक स्प्रॉलिंग नोवेल भी लिखा था जिसका नाम था तिलाना मोहनम्बल। ठीक है, स्प्रॉलिंग का मतलब होता है एक्सटेंड ओवर अ लार्ज एंड इरेगुलर एरिया। काफ़ी बड़ा एक नोवेल लिखा था। ठीक है, जिसमें उन्होंने दर्जनों डेफ्टली एज्ड कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब किया था। मतलब उसमें
मतलब दर्जनों कई सारे कैरेक्टर्स थे उसमें, और इन सभी कैरेक्टर्स को उन्होंने काफ़ी गहराई से एच यानी डिस्क्राइब किया था। समझ रहे? तो ये सब लाइन बताता है कि वो एक अच्छे फिल्म में काम करने वाले के इंसान के साथ साथ वो एक अच्छे पोइट भी थे। ठीक है, फिर और इनका एक खास बात ये है कि ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड यानी कैप्चर्ड, यानी उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया, लिखा द मूड एंड मैनर ऑफ द देवदासीज ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। देखिए ये जेमिनी स्टूडियो कहाँ पे लोकेटेड है, तो आप बोलेंगे चेन्नई में, तमिलनाडु में, जो कि साउथ का, इंडिया का साउदर्न पार्ट है। ठीक है, तो साउथ इंडिया में एक मतलब परंपरा चलता था देवदासीज, अभी इसको बैन कर दिया गया लेकिन अभी भी कहीं कहीं पे है थोड़ा मोड़ा। ठीक है, देवदासीज परंपरा चलता था। इसमें होता क्या था कि इसको जब हज़ारों साल पहले शुरू किया गया था तब क्या था कि हर घर से मतलब जो लड़की होती थी, एक लड़की या फिर जितना पेरेंट्स का मन है उतना लड़की को जो गांव का जो टेम्पल है उस टेम्पल में इसको भेज दिया जाता था। नाम से समझिए, देव, देव मतलब होता है भगवान, और दासी मतलब होता है गुलाम, सर्वेंट ऑफ द गॉड। ठीक है, तो बोला जाता है कि तुम जाओ मंदिर में और तुम भगवान का ही सेवा करो। भगवान का सेवा मतलब उस समय में टेम्पल्स में डांस होता था। ठीक है, भरतनाट्यम, कथक जो भी है ये डांस करते थे सब लोग भगवान को खुश करने के लिए। ठीक है, तो ये काम करने के लिए इनको भेज दिया जाता था यहाँ पे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो धीरे धीरे ये जो परंपरा है देवदासीज का ये काफ़ी डिटोरिएट हो गया, मतलब और लोगों में भी काफ़ी बुरा फील आने लगा। क्योंकि जो प्रीस्ट होते थे वो भी तो इनको भी भगवान ही माना जाता था, जो बड़े बड़े पंडित होते थे। ठीक है, तो ये लोग आते थे और ये देवदासीज के साथ सेक्स करते थे। ठीक है, बहुत सारी लड़कियाँ होती थी, जो भी इसमें सबसे सुंदर हो वो उसको बोलते कि तुम आओ मेरे साथ, और उसके साथ सेक्स करते थे। ठीक है, तो मतलब ये सेक्सुअल सर्वेंट धीरे धीरे देवदासीज होना मतलब एक काफ़ी बुरा चीज़ माना जाने लगा, कोई जाना नहीं चाहता था, लड़कियों पे काफ़ी ज़्यादा अत्याचार होता था। ठीक है, कई सारी लड़कियाँ प्रेग्नेंट हो जाती थी और उसको फिर बच्चे को बाप का नाम नहीं मिलता था। ठीक है, तो ये परंपरा चलता था। तो ये देवदासीज का जो मूड है और जो मैनर है इसको भी हमारे सुब्बू जी ने काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा था। ठीक है, और ये देवदासीज जो अर्ली 20th सेंचुरी था 1900 के आसपास, इस टाइम का जो देवदासीज का जो कल्चर चलता था उसको भी उन्होंने अच्छे तरीके से रिक्रिएट किया, दिखाया अपने लिटरेरी टेक्स्ट में। ठीक है, फिर वापस आते हैं सुब्बू का फिल्म में इसका रोल पता करते हैं। ठीक है, लिखा है कि ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर। सुब्बू एक काफ़ी अच्छे एक्टर थे और वो कभी भी ऐसा नहीं चाहते कि जो फिल्म का जो लीड रोल है, मेन रोल, वो उनको मिले। उनको कोई सा भी रोल दे दिया जाए वो उसको खुशी से परफॉर्म करते थे, और इतना अच्छा परफॉर्म करते थे कि जो मेन प्लेयर्स थे वो भी फीके पड़ जाते थे इनके सामने। समझ रहे? इसके साथ साथ सुब्बू का एक और ख़ास बात था कि उनके मन में जेन्युइन लव, सच्चा वाला प्यार मौजूद था। ठीक है, वो किसी भी इंसान से मिलते थे, काफ़ी प्यार भरे तरीके से उससे बिहेव करते थे, और उनका जो घर था ना वो मानो एक परमानेंट रेसिडेंस बन गया हो कई सारे लोगों के लिए। करीबी या फिर दूर के रिश्तेदार और परिचित लोग उनके घर में आकर रहते थे, वो इतने अच्छे इंसान थे। ठीक है, सुब्बू का मतलब ये नेचर ही था कि वो कभी भी इस बात को लेकर सोचे नहीं कि वो इतने सारे लोगों को फ्री में खाना खिला रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये सब कभी सोचते नहीं थे। ठीक है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा चैरिटेबल थे और इम्प्रोविडेंट, मतलब थॉटलेस पर्सन। वो सोचते नहीं थे ज़्यादा कि यार इतना खर्चा हो गया, उतना खर्चा हो गया, ये सब नहीं सोचते थे। तो इतना भला इंसान का भी कोई ना कोई एक एनिमी था। ठीक है, समझ रहे इनका एनिमी कौन है? वही एनिमी जो सोचता है कि उसका सारा प्रॉब्लम का जड़ ये कोठामंगलम सुब्बू ही है। ठीक है, हमारा जो ऑफिस बॉय है यही इनका एनिमी है, क्योंकि ये सोचता है कि इसका सारा प्रॉब्लम्स इनका वजह से है। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा है। तो एनिमी होने का कारण क्या था? क्या ये इनके दुश्मन इसलिए थे क्योंकि ये जो सुब्बू है ये द बॉस के काफ़ी ज़्यादा करीब हो तो हुआ करता था, इसलिए इसके काफ़ी ज़्यादा एनिमी थे? या फिर एनिमी होने का कारण ये था कि ये हमारे जो सुब्बू है ना, इनका जो डिमीनियर है, जो बिहेवियर है, वो कुछ इस तरीके का था कि मानो ये एक साइकोफैंट की तरह लग रहे हो। साइकोफैंट मतलब चाटुकारिता, मतलब क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, जो काफ़ी ज़्यादा मतलब किसी का तारीफ़ करे इस उम्मीद में कि वो इंसान इसको कुछ बेनिफिट दे दे। ठीक है, तो साइकोफैंट की तरह ये बिहेव करते थे, इसलिए इनका इतना ज़्यादा एनिमी था। या फिर हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, ये हमारे जो सुब्बू थे वो हर चीज़ के बारे में अच्छा ही बोलते थे, इस रीज़न से इनका एनिमी था। रीज़न जो भी हो, इन एनी केस जो भी रीज़न हो,
देयर वॉज दिस मैन, एक आदमी जो था मेकअप डिपार्टमेंट में, यानी हमारा ऑफिस बॉय जो था, वुड विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुब्बू। डायरेस्ट यानी टेरिबल, ड्रेडफुल, ये वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। हमारा जो ऑफिस बॉय है ये सुब्बू के लिए सबसे बुरा से बुरा चीज़ विश करता है। इसके साथ जितना बुरा हो जाए सुब्बू को उतना अच्छा, सॉरी, सुब्बू के साथ जितना बुरा हो जाए इस ऑफिस बॉय को उतना ज़्यादा अच्छा फील होगा। समझ रहे? चल, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए सुब्बू का क्या क्या फीचर है वो हम यहाँ पे मार्क करके रखे हैं। ये रहा सुब्बू का यहाँ पे फीचर को समराइज किए हैं। सबसे पहले सुब्बू को क्या बोल सकते हैं? बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट का मतलब होता है जो दूसरे के बारे में अच्छा सोचे। जेनरस, समझ गए। एकम्प्लिश्ड, हार्ड वर्किंग, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे वो। इमेजिनेटिव थे, कई सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन था उनके पास। हेल्पफुल थे। सेलिब्रेटेड पोएट, पोएट भी काफ़ी जाने माने थे। लॉयल एम्प्लॉय थे काफ़ी इस जेमिनी स्टूडियो के। हाईली वर्साटाइल भी थे, अलग अलग टाइप के काम रोल परफॉर्म करते थे वो। तो ये सब कुछ फीचर्स है सुब्बू के बारे में जो आप याद रखेंगे, ठीक है। और जो हम अंडरलाइन कर रखे हैं ये इसको भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ये एक पेज ऐसा है कि पकड़ लीजिए 80% चांस ये है कि इसी एक पेज से इस चैप्टर का क्वेश्चन बनेगा। अब आगे आ जाइए। यू सॉ सुब्बू ऑलवेज विद द बॉस। आप सुब्बू को जब भी देखेंगे वो बॉस के साथ प्रेजेंट रहते थे, लेकिन मतलब इनका उठना बैठा तो था बॉस के साथ, लेकिन सुब्बू किस पोजीशन में इस स्टूडियो में काम करते थे वो भी पता होना ज़रूरी है। तो सुब्बू जो थे इन द अटेंडेंस रोल, वो अटेंडेंस कहाँ लगाते थे वो अपना, वो एक डिपार्टमेंट था जिसका नाम था स्टोरी डिपार्टमेंट, ठीक है। इस डिपार्टमेंट में उनका नाम लिखा हुआ था। मतलब सुब्बू ऑफिशियली किस पोस्ट में काम करते थे, तो वो स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करते थे, ठीक है। पहले हमने बात किया था मेकअप डिपार्टमेंट का, अब आ गया दूसरा डिपार्टमेंट स्टोरी डिपार्टमेंट। इस स्टोरी डिपार्टमेंट में और कौन लोग थे? तो एक था लॉयर और इसके साथ साथ एक असेंबली यानी ग्रुप ऑफ राइटर्स और पोएट्स, ये लोग थे इस स्टोरी डिपार्टमेंट में, ठीक है। स्टोरी डिपार्टमेंट में काम क्या है? कहानी लिखना। तो इसमें राइटर्स और पोएट्स जो लोग काफ़ी ज़्यादा इमेजिन करते हैं, जिनका काम ही है इमेजिन करना, ख्यालों के सागर में डूब जाना, ठीक है। तो ये लोग तो थे, साथ साथ इनके साथ एक लॉयर भी था और हमारे सुब्बू भी थे, ठीक है, इस स्टोरी डिपार्टमेंट में। अब देखिए अब ये फिर से ट्रांजिशन हो रहा है। अब हम सुब्बू का अब कहानी ख़त्म है, अब हम पढ़ रहे होंगे लॉयर के बारे में, ठीक है। ये जो लॉयर था इसको ऑफिशियली क्या बोला जाता है? एक लीगल एडवाइज़र बोला जाता है, बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज द ऑपोजिट। लेकिन इस जेमिनी स्टूडियो में इस लॉयर को सब लोग ऑपोजिट बोलते थे। मतलब ये लीगल एडवाइज़र क्या देगा, कोई भी इनके पास आना नहीं चाहता था, कोई अगर इनके पास आया तो लॉयर उल्टा उसको फंसा देगा, ऐसा इसका इमेज बन गया था। तो यहाँ पे भी हमें ह्यूमरस चीज़ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आयरनी भी है कि एक तरफ तो ये लीगल एडवाइज़र कहा जा रहा है लेकिन लोग इसको ऑपोजिट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पॉइंट है वो आयरनी यूज़ कर रहे हैं इस ह्यूमरस को पोर्ट्रे करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंसिडेंट दिखाया गया है कि क्यों इस लॉयर को ऑपोजिट कहा गया है लीगल एडवाइज़र के। हुआ क्या था कि एक बार काफ़ी एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड एक हीरोइन थी, हु वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल। इस हीरोइन का खास बात ये था कि टैलेंटेड तो थी, साथ साथ काफ़ी ज़्यादा टेम्परामेंटल, मतलब काफ़ी ज़्यादा मूडी भी थी। किसी से हंस के बात कर रही है, बात करते करते इस इंसान को पता चला, अगले ही पल थप्पड़ मार दी, मतलब काफ़ी ज़्यादा मूडी थी, ठीक है। तो ये एक्ट्रेस एक बार क्या हुआ कि ब्लू ओवर ऑन द सेट्स, मतलब भड़क गई किसी एक बात पे, ठीक है, अपना भड़ास निकालने लगी सेट्स पर ही, ठीक है। तो सभी कोई काफ़ी स्टन्ड, अचंभित होके खड़े होके सुनने लगे कि ये क्या बोल रही है। तभी ये लॉयर क्या किया, हमारा जो लॉयर है, ये लॉयर क्या किया, चुपचाप से जाके रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट को ऑन कर दिया, मतलब कैमरा चालू कर दिया, ठीक है। हमारी जो एक्ट्रेस है वो अभी अपना भड़ास निकाली रही है और बीच में वो थोड़ी देर के लिए रुकती है ताकि वो सांस ले पाए। तभी ये लॉयर जाके उसको बोलता है कि 1 मिनट रुकिए ज़रा, ठीक है, और उनको इस एक्ट्रेस को रोक के क्या करता है, जो रिकॉर्डिंग हुआ है उसको प्ले कर देता है, ठीक है। जो अब रिकॉर्डिंग चल रहा है तो पूरा जो बुरा शब्द है, मतलब जो भी इस एक्ट्रेस ने अपना भड़ास निकाला था वो सबको सुनाई पड़ रहा है, ठीक है। तो इस भड़ास में देयर वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग और अनमेंशनेबली फाउल अबाउट द एक्ट्रेसेस टायरेट अगेंस्ट द प्रोड्यूसर। हमारी जो एक्ट्रेस जो थी वो क्या कर रही थी, टायरेट, जो भी अपना जो भड़ास है वो निकाल रही थी प्रोड्यूसर के खिलाफ। प्रोड्यूसर से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी वो, ठीक है।
तो जो भी उन्होंने मतलब जो भी उन्होंने जो शब्द कहा था वो शब्द ऐसे नहीं थे कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रिमिनेटिंग, किसी को बुरा वाला कह रही हो या फिर बहुत ही ज़्यादा गाली गलौज तो उन्होंने नहीं किया था, ठीक है। लेकिन मतलब ये एक्ट्रेस जो थी ये इनसे गुस्सा थी ना, प्रोड्यूसर से, तो इनके बारे में जब वो अपना गुस्सा निकाल रही थी तो ऐसा नहीं था कि गुस्सा में काफ़ी ज़्यादा बुरा या फिर अपशब्द कह दिया हो, ऐसा नहीं था। लेकिन जब इस एक्ट्रेस ने अपना आवाज़ को खुद से सुना उस इक्विपमेंट में जब वो रिकॉर्डिंग प्ले हो रहा था, तो इसको काफ़ी एक धक्का सा लगा इस एक्ट्रेस को, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी जो एक्ट्रेस थी जो कि काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थी, वो एक कंट्री साइड यानी रूरल एरिया से आई हुई थी। मतलब एक सिंपल इन्वायरमेंट में वो पली बड़ी रही थी, ठीक है। शहर का इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लाइफस्टाइल उसको मालूम नहीं था, ठीक है। She hadn't gone through all the stages of worldly experience that generally precede a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into. काफ़ी ज़्यादा टफ लाइन है ये। देखिए, हमारी जो एक्ट्रेस है जिस पोजीशन पे अभी वो काम कर रही है, काफ़ी एक एक्ट्रेस बनना फिल्म में एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड रोल है। तो इस सिचुएशन में अब वो आ गई है। लेकिन जनरली क्या होता है कि इतना बड़ा पोजीशन मिलने से पहले, एक्ट्रेस बनने से पहले लोग क्या करते हैं, उससे पहले कई सारे चीज़ झेल चुके होते हैं, है कि नहीं। उठना बैठना, एक मतलब फेमस एक्ट्रेस बनने से पहले कभी छोटा रोल, फिर छोटे फिल्म में काम करना, फिर वैसे लोगों के साथ उठना बैठना, वैसा कुछ एजुकेशन बैकग्राउंड होना, ठीक है। बड़े बड़े लोगों के साथ कैसे बात किया जाता है, तो ये सब जो चीज़ है, एक्सपीरियंस है, ये सबको क्या बोला गया है, वर्ल्डली एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये सब एक्सपीरियंस हमारी जो एक्ट्रेस है वो ये सब एक्सपीरियंस नहीं कर पाई थी, समझ रहे। इस वजह से वो ऐसा बिहेव कर गई, वो उसको इतना ज़्यादा धक्का लगा। देखिए, जनरली क्या होता है कि जिस पोजीशन पे हमारी एक्ट्रेस काम कर रही थी उस पोजीशन में ये सब बात होना आम बात है। लेकिन चूंकि हमारी जो एक्ट्रेस थी वो एक रूरल एरिया से आई हुई थी, ज़्यादा शहर का तामझाम उसको मतलब मालूम नहीं था, ठीक है। तो जब उसके साथ ये घटना किया गया, रिकॉर्डिंग करके प्लेबैक कर दिया गया, तो उसको एक धक्का सा लगा, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गई, ठीक है। सी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर सी फेल्ट दैट डे। वो उस डर से कभी बाहर निकल ही नहीं पाए और उसका पूरा जो करियर है वो डिस्ट्रॉय हो गया। इतना ब्रीफ और ब्रिलियंट जो करियर था वो एंड हो गया, ठीक है। और किसकी वजह से एंड हुआ? हमारे वकील साहब के वजह से, लॉयर के वजह से। तो है तो ये लीगल एडवाइज़र, लेकिन इन्होंने अनविटिंगली यानी अनजानेपन में ही एक लड़की का, एक एक्ट्रेस का करियर एंड कर दिया, ठीक है। देखिए, जो हमारा लीगल एडवाइज़र यानी जो हमारा लॉयर है वो भी वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ स्टोरी डिपार्टमेंट, वो भी स्टोरी डिपार्टमेंट का एक मेंबर था। तो इसने अनविटिंगली एक करियर को एंड कर दिया था, सैड एंड ला दिया था, ठीक है। वाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट, अब इसका काम खत्म है, ठीक है। इस एक्ट्रेस का बारे में आप भूल जाइए, फोकस कीजिए लॉयर पे, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इसी वजह से, देखिए यहाँ जो हमने पढ़ा था, इस लॉयर को लीगल एडवाइज़र कहा जाता है, लेकिन इस डिपार्टमेंट में सबको इसको ऑपोजिट बोलता है। क्यों? तो क्योंकि इन्होंने क्या किया था, लॉयर का काम होता है क्या, किसी को बचाना, लेकिन ये किसी का लाइफ ही डिस्ट्रॉय कर दिया था यहाँ पे, इसलिए लोग इसको ऑपोजिट बोलते थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म पे, सबका पहनावा कैसा था। देखिए, वाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट वोर अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, इस डिपार्टमेंट का, कौन सा डिपार्टमेंट, स्टोरी डिपार्टमेंट का जो बाकी जो लोग हैं, जो मेंबर हैं, वो लोग एक काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, कोई ऑफिशियली यूनिफॉर्म नहीं था इस स्टूडियो में, लेकिन सब लोग एक ही टाइप का कपड़ा पहनते थे, तो लगता था कि सब यूनिफॉर्म ही पहन रहे हैं, ठीक है। वो एक ही टाइप का कपड़ा ये होता था कि सब लोग खादी धोती पहनते थे और एक लूज खादी शर्ट, वाइट खादी शर्ट ये पहनते थे, ओवर साइज क्लम्सली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट, ढीला ढाला सा एक वाइट खादी शर्ट पहनते थे खादी धोती के ऊपर। तो सभी लोग ऐसे ही कपड़ा पहनते थे, तो लगता था कि ये यूनिफॉर्म है। तो इस स्टोरी डिपार्टमेंट का जो सभी मेंबर है वो सब लोग खादी धोती और वाइट खादी शर्ट ये पहनते थे, ठीक है, सिवाय एक्सेप्ट इस लीगल एडवाइज़र के, इस लॉयर को छोड़कर बाकी सब लोग ये पहनते थे। तो सवाल आता है कि लॉयर क्या पहनता था, तो लॉयर पहनता था एक पैंट और टाई और समटाइम्स अ कोट पैंट टाई ये पहनता था लॉयर, ठीक है। और लॉयर कभी कभी तो ऐसा कोट पहन लेता था कि लगता था कि एक कोट ऑफ मेल, ये कोट ऑफ मेल पहन लिया है। कोट ऑफ मेल क्या होता है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जब पहले के ज़माने में जब लड़ाई करने जाते थे तो ऐसा कपड़ा पहनते थे ताकि मतलब तलवार या फिर गोली से बच पाए।
तो कभी कभी इसका कोट ऐसा ही दिखता था। ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया यूनिफॉर्म के बारे में। और कुछ बात करेंगे, देखिए तो यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि हमारे जो राइटर हैं वो हर चीज़ को काफ़ी गहराई से डिस्क्राइब किए हैं, मतलब मेटिकुलस डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कौन क्या पहनता था, ढीला ढाला वाइट शर्ट ये पहनते थे, इतना गहराई से हर एक चीज़ को डिस्क्राइब किए हैं। तो इससे एडवांटेज ये होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग बन जाता है हम रीडर्स के लिए, और हम लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से रिलेट कर पाते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारे मन में इमेज बन रहा है कि ऑथर क्या क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ रहे। तो ये बात को याद रखिएगा। ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, अक्सर आप पाएंगे कि हमारे जो लॉयर थे वो अकेले दिखते थे और काफ़ी लाचार से दिखते थे। क्यों? क्योंकि अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, वो एक ऐसे डिपार्टमेंट में थे, स्टोरी डिपार्टमेंट जो है इसका काम ही है स्टोरी लिखना, है कि नहीं। तो यहाँ पे मेनली जो राइटर्स थे, असेंबली ऑफ राइटर्स और पोएट्स, इनका काम ही है कि इमेजिन करना, ठीक है, ड्रीम करना। तो इस ड्रीम करने वाले भीड़ क्राउड के बीच में एक ऐसा इंसान था जो लॉजिक को फॉलो कर रहा था, हमारे लॉयर। इसी में तो लॉयर भी थे, लॉयर का यहाँ पे क्या काम है कि नहीं। तो लॉयर एक मैन था ऑफ कोल्ड लॉजिक मतलब लॉयर जो था वो काफ़ी ज़्यादा रैशनल था, समझदार था, प्रैग्मेटिक अप्रोच यानी प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाता था किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जबकि जो दूसरे लोग हैं, जो राइटर्स और पोएट्स हो गए, ये लोग इमेजिनेटिव थे, इमेजिन करते थे और आर्टिस्टिक अप्रोच अपनाते थे किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। ठीक है, तो इस रीज़न से भी हमारे जो लॉयर थे वो काफ़ी अलोन और हेल्पलेस थे। ठीक है, और एक डिफरेंस और भी है, एक डिफरेंस ये भी है, अ न्यूट्रल मैन इन असेंबली ऑफ गांधीइट्स एंड खादिम्स। ये जो स्टोरी डिपार्टमेंट में जितने भी लोग थे, ये सब लोग गांधी आइडियोलॉजी से प्रेरित थे, गांधी जी को फॉलो करते थे, और साथ ही साथ खादी कपड़ा को पहनना, इसका यूज़ करना, इसको प्रमोट करते थे। वहीं दूसरी तरफ हमारे लॉयर थे, ये इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल थे। ठीक है, इनको ज़्यादा मतलब नहीं था ये सब चीज़ों से। तो ये डिफरेंस है लॉयर में और बाकी लोगों में इस डिपार्टमेंट के। ठीक है, लाइक सो मैनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस, ही वॉज ऑल्सो अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म। तो देखिए होता क्या था कि इस स्टूडियो में हर कोई जो बॉस के करीब हो, द बॉस, हर वो इंसान जो इस बॉस के करीब होता था उसको एक फिल्म बनाने का मौका मिलता था। तो हमारे लॉयर भी इस बॉस से काफ़ी ज़्यादा करीब थे, तो इनको भी अलाउ किया गया कि चलो तुम भी एक फिल्म प्रोड्यूस कर लो। ठीक है, एंड दो अ लॉट ऑफ रॉ स्टॉक एंड पैनकेक वर यूज्ड ऑन इट, नॉट मच केम ऑफ द फिल्म। लॉट ऑफ रॉ स्टॉक, उस ज़माने में रील्स होता था, रील्स नेगेटिव जिसको बोलते हैं, आप इस पिक्चर पर देख सकते हैं। तो ऐसे कई सारे जो अनयूज्ड रील्स थे वो यूज़ किया गया, पैनकेक्स यूज़ किया गया, मतलब कई सारा रील्स मतलब कई सारा टेक लिया गया, पैनकेक बहुत सारा मेकअप मटेरियल यूज़ किया गया। ठीक है, लेकिन फिल्म से ज़्यादा कुछ सक्सेस मिला नहीं। ठीक है, देन वन डे, तो एक दिन क्या होता है कि जो बॉस आते हैं और इस स्टोरी डिपार्टमेंट को आके बंद ही कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा पहली बार हुआ इतिहास में कि जब एक लॉयर ने अपना जॉब खो दिया क्योंकि पोएट्स को कहा गया कि तुम लोग घर जाओ। क्योंकि ये जो स्टोरी डिपार्टमेंट था ना, इसमें मेनली पोएट्स थे और एक तरफ हमारा हो गया लॉयर। ठीक है, ये इसमें फिट नहीं बैठ रहा था लॉयर। ठीक है, तो ये स्टोरी डिपार्टमेंट उतना अच्छा तरीके से काम नहीं कर रहा था, इसलिए हमारे जो बॉस है, द बॉस, वो आए और इस स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद ही कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने बंद किया क्योंकि ये पोएट्स अच्छा काम नहीं कर रहे थे। तो पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि एक लॉयर का जॉब चला गया क्योंकि पोएट्स को कहा गया कि तुम लोग घर जाओ। काम इनका खत्म हुआ लेकिन जॉब इसका भी चला गया। ये भी ये बोलने का तरीका है, यहाँ पे पोएट सोच रहे हैं कि हमें कुछ हंसा दे, ह्यूमर लाने का कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे। चलिए, तो अब आपको इस स्टोरी का जो टाइटल है पोएट्स एंड पैनकेक्स, वो समझ में आ रहा होगा। पैनकेक्स का रेफरेंस आपको समझ में आ गया और पोएट्स का रेफरेंस भी अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आगे चल के और भी पोएट्स का जिक्र है। लिखा है कि जेमिनी स्टूडियोज फेवरेट हॉन्ट, मतलब अड्डा मारने का जगह होता था इन पोएट्स का। कौन से पोएट्स है? SGS योगियान, फिर शंभु सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री, हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय, कुछ ऐसे जाने माने पोएट्स का ये अच्छा खासा अड्डा होता था। ठीक है,
इस जेमिनी स्टूडियोज़ का खास बात ये था कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मेस हुआ करता था जहाँ पे काफ़ी अच्छा कॉफ़ी बनता था दिन के समय में भी, और मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट देर रात तक अच्छा कॉफ़ी मिलता था, ठीक है। और उस समय में, उस टाइम पीरियड में कांग्रेस रूल चल रहा था, और कांग्रेस रूल का मतलब था प्रोहिबिशन, मतलब कई चीज़ पे रोक लगा हुआ था, दारू वारू पीना मना था, ठीक है। जब ऐसा माहौल हो बाहर में, तो अगर आपको किसी एक जगह पे कॉफ़ी पीते हुए मीटिंग करने का मौका मिल जाए तो ये अवसर भी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है, ठीक है। तो इसी अवसर का ये पोइट्स फ़ायदा उठाते थे, समझे। आगे लिखा है बेयरिंग द ऑफिस बॉयज़, कुछ ऑफिस बॉयज़ को छोड़ के और कुछ क्लर्क्स को छोड़ के एवरीबडी एल्स एट द स्टूडियोज रेडिएटेड लीजर। स्टूडियो में जितने भी लोग थे सब लीजर मतलब फ्री टाइम में रिलैक्स करते थे उस समय में, ठीक है। और ये लीजर होना, रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप पोइट्री कर पाए, अ प्री रिक्विजिट फॉर पोइट्री। जब आपके पास फ्री टाइम रहेगा, जब आप रिलैक्स फील करेंगे, तभी वो ऐसा समय है जब आप कुछ इमेजिन करके कुछ अच्छा लिख सकते हैं। तो रेडिएटेड मतलब लीजर होना ज़रूरी है फॉर पोइट्री के लिए, ठीक है। अब ज़्यादातर जो पोइट्स थे वहाँ पे, उनमें से ज़्यादातर लोग क्या करते थे, खादी पहनते थे, ड्रेस आपको मालूम ही है, एक खादी धोती और ढीला डाला वाइट खादी शर्ट। और वर्शिप गांधी जी, गांधी जी का पूजा करते थे, मतलब पूजा मतलब उनका आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा और इनके दिमाग में हल्का सा भी कोई ऐसा चीज़ नहीं था, पॉलिटिकल थॉट नहीं था किसी भी तरह का, ठीक है। वही लिखा है कि बियॉन्ड डैट दे हैड नॉट द फेंटेस्ट एप्रिसिएशन, हल्का सा भी इनके दिमाग में कुछ पॉलिटिकल थॉट नहीं था, ठीक है। बस वो लोग गांधी जी के आइडियोलॉजी को, गांधी जी को मानते थे, ठीक है, और खादी कपड़ा पहनते थे, ठीक है। इतना ही उनका लेना देना था। नेचुरली दे वर ऑल अवर्स टू, अवर्स टू का मतलब होता है डिसलाइक करना किसी चीज़ को, द टर्म कम्युनिज्म। जितने भी पोइट्स थे वो लोग कम्युनिज्म को डिसलाइक करते थे। इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपसे जो स्टोरी है ये कम्युनिज्म पे शिफ्ट होगा, ठीक है। कम्युनिज्म क्या होता है, ये एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें जो मतलब वो इस बेसिस पे चलता है कि जो जितना सकेगा उतना काम करेगा और जिसको जितना ज़रूरत है उसको उतना मिलेगा। मतलब जितने भी फैक्ट्रीज फॉर्म्स है उसको गवर्नमेंट ओन करके रखी हुई होती है और यहाँ पे प्रोडक्शन करती है, ठीक है, और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है कंज्यूमर्स में। तो इसमें ऐसा भी होता है कि कुछ लोग कम काम करते हैं, आलसी लोग होते हैं और ज़्यादा खाना खाते हैं, ठीक है। तो ये जो कम्युनिज्म है इसमें ऐसे लोगों को बढ़ावा मिल जाता है, ठीक है। तो इसका भी कुछ अपना पॉजिटिव और नेगेटिव ड्रॉप मतलब पॉइंट्स है। खैर उतना डिटेल में नहीं जाएंगे अभी हम। तो ये सभी लोग जो थे कम्युनिज्म को हेट करते थे, ठीक है। इनके अनुसार एक कम्युनिस्ट ऐसा इंसान होता है जिसका कोई भगवान नहीं होता, ये गॉडलेस मैन होता है, ठीक है। ही हैड नो फिलियल और कॉन्ज्यूगल लव। फिलियल का मतलब होता है कि अपने बच्चों से और ना ही अपने पेरेंट्स से, ना वो किसी से प्यार नहीं करता है। कंज्यूगल मतलब वो अपने हस्बैंड या फिर वाइफ से प्यार नहीं करता है, ठीक है। ही हैड नो कंपंक्शन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रेन और हिज चिल्ड्रेन। वो अपने पेरेंट्स को भी मार सकता है, अपने बच्चों को भी मार सकता है, इसलिए कम्युनिस्ट को गॉडलेस मैन कहा जाता है। समाज का भलाई के लिए वो उसको किसको भी मारना पड़े तो वो मार देगा, ठीक है। ही वॉज ऑलवेज आउट टू कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायलेंस अमंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल। जब भी एक कम्युनिस्ट बाहर निकलता है तो वो दंगा फसाद करवा के ही लौटता है फिर, ठीक है, लोगों को भटका देता है। तो एक कम्युनिस्ट को लेके ऐसा इमेज बना हुआ था ये जेमिनी स्टूडियो के लोगों में, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इतना नेगेटिव भी नहीं है कम्युनिज्म, ठीक है। आपको जैसा कि बताया हर चीज़ का कोई पॉजिटिव पॉइंट होता है, कुछ नेगेटिव पॉइंट होता है। तो यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव पॉइंट ही लिखा हुआ है, लेकिन इसका कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है, तो उस पर अभी हमें नहीं जानना है, ठीक है। तो सच नोशंस, तो ऐसे आइडियाज़ वाइडली प्रिवेल कर रहे थे पूरे साउथ इंडिया में, ठीक है, उस टाइम में भी। और नेचुरली फ्लोटेड अबाउट वेगली, और यही आइडिया वेगली हल्के हल्के तरीके से इन खादी कपड़े पहने हुए पोइट्स जो थे जेमिनी स्टूडियोज़ के, उनमें भी ये आइडिया फैल चुका था, ठीक है। मतलब जो जेमिनी स्टूडियो के पोइट्स है वो भी कुछ ऐसा ही मानते थे कम्युनिज्म को लेके, काफ़ी नेगेटिव उनके मन में धारणा था। एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थ कमिंग, और कम्युनिज्म के खिलाफ उनके मन में इतना नेगेटिव फीलिंग भरा हुआ है, इसका जो प्रूफ है, एविडेंस है, वो कुछ दिन बाद देखने को मिलने वाला भी था, ठीक है। आगे देखिए, तो ये हो गया कम्युनिज्म पे जिक्र। अब शिफ्ट हो जाएंगे हम लोग दूसरे एस्पेक्ट पे। व्हेन फ्रैंक बुशमैन्स मोरल रीआर्मामेंट आर्मी
जिसको शॉर्ट फॉर्म अगर इसका लिखा जाए तो MRA, ठीक है, मोरल रीआर्मामेंट। इनका जब ये एक ग्रुप ऑफ पीपल थे, 200 लोगों का ग्रुप था ये, ठीक है, ये मद्रास विजिट की, ठीक है, 1952 में। तो जब मद्रास विजिट की तो इनका मेहमान नवाजी करने का अवसर किसको मिला? जेमिनी स्टूडियोज़। मतलब ये 200 लोगों का जो आर्मी है वो जेमिनी स्टूडियोज़ में आके रुके। इनसे अच्छा होस्ट इनको और नहीं मिल सकता था कोई, ठीक है। कुछ लोग कहते थे कि ये जो ग्रुप है मोरल रीआर्मामेंट आर्मी, 200 लोगों का जो ग्रुप है, ये एक इंटरनेशनल सर्कस है। इंटरनेशनल सर्कस मतलब ये लोग अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हैं और सर्कस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ऐसा किसी ने कहा। दे वॉरंट वेरी गुड ऑन द ट्रैपीजी। ट्रैपीजी क्या होता है? एक टाइप का खेल होता है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसे झूले से लटक लटक के हाथ पकड़ते हैं, ठीक है, सर्कस में दिखाया जाता है। तो ये इस खेल में ट्रैपीजी में तो उतना अच्छा नहीं थे, और जहाँ तक जानवरों का सवाल है तो ये लोग जानवरों से भी उतना परिचित नहीं थे, क्योंकि सर्कस में तो जानवर का खेल दिखाना होता है। तो ये लोग जानवरों से सिर्फ इतना ही परिचित थे कि सिर्फ डिनर टेबल में खाने के लिए यूज़ करते थे एनिमल्स, ठीक है, और इनका कोई लेना देना नहीं था। तो ये लोग सर्कस परफॉर्म करने वाले लोग तो नहीं लग रहे थे, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया? 2 प्लेस प्रेजेंट किया इन द मोस्ट प्रोफेशनल मैनर। 2 प्ले परफॉर्म किया बहुत ही अच्छे तरीके से। वो 2 प्ले का नाम है, पहला था जोथाम वैली और दूसरा था द फॉरगॉटन फैक्टर, ठीक है। ये दोनों प्लेस इतना फेमस हुआ कि मद्रास में इनका कई सारा शोज चला, और मद्रास के जितने भी बाकी जो नागरिक सब थे उन लोगों ने भी पूरा ये शो का मज़ा लिया। और साथ ही साथ जो जेमिनी स्टूडियो के जो फैमिली थी, 600 लोगों का जो स्टाफ था जेमिनी स्टूडियो में, इन्होंने भी ये प्लेस को ओवर एंड ओवर अगेन कई बार देखा। तो ये दोनों प्ले काफ़ी फेमस हुए, ठीक है। बस मतलब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम पढ़ क्या रहे हैं। देखिए, ये एक मोरल रीआर्मामेंट आर्मी था, MRA, जो मद्रास आया हुआ था। किस लिए आया हुआ था अभी पता नहीं है, ठीक है। इसमें कितने लोग थे? 200 लोगों का ये ग्रुप था। कब आए हुए थे? 1952 में। आके किसके पास ठहरे ये लोग? तो जेमिनी स्टूडियोज़ में आके ठहरे, ठीक है। तो किसी को मालूम नहीं कि ये लोग क्या है, क्यों आए हैं। कोई कहने लगा कि ये सर्कस परफॉर्म करते हैं। तो हमारे जो ऑथर है अशोकामित्रन, वो इस बात को डिनाई करते हैं कि ये लोग ना ट्रैपेजी में अच्छा है, ना एनिमल से उतना अच्छा एक्वेंटेंस है इनका, इस वजह से ये लोग सर्कस परफॉर्म करने तो नहीं आए हैं, ठीक है। तो फाइनली ये लोग 2 प्ले परफॉर्म करते हैं। पहला होता है जोथाम वैली, दूसरा होता है फॉरगॉटन फैक्टर। ये दोनों प्ले काफ़ी सक्सेसफुल रहता है, कई लोग इसे कई बार देखते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं ये प्ले का मैसेज क्या था। तो द मैसेज ऑफ द प्लेज वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होमिलीज। जो सिंपल मैसेज होता है, रिलीजियस मैसेज, वो दिया गया इस प्ले के जरिए। लेकिन खास बात ये था कि जो इसमें सेट्स और कॉस्ट्यूम्स यूज़ किया गया था वो काफ़ी उच्च क्वालिटी का यूज़ किया गया था, ठीक है। और ये सब देख के जो मद्रास और तमिल ड्रामा कम्युनिटी है वो इससे हाईली इम्प्रेस हुए। और इतना इम्प्रेस हुए, इस बात का प्रूफ हमें ऐसे मिलता है कि आने वाले कुछ सालों तक ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेज में, ठीक है, ये जो सनराइज़ और सनसेट का जो सीन है ठीक जोथाम वैली की तरह दिखाया जाने लगा। जोथाम वैली जो प्ले था जो MRA ने परफॉर्म किया था, इस प्ले में जैसे सनराइज़, ठीक है, जैसे सनराइज़ और सनसेट का जो सीन है वो जिस तरीके से दिखाया गया था, ठीक उसी तरीके का सीन सभी तमिल प्लेस में दिखाया जाने लगा। तो इससे पता चलता है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे, ठीक है। तो कैसे सनसेट और सनराइज़ हुआ करता था, देखिए, विथ अ बेयर स्टेज। स्टेज पूरा खाली होता था, वाइट बैकग्राउंड होता था, ठीक है, कर्टन लगा होता था, और जब सनराइज़ या फिर सनसेट होगा तो एक ट्यून बजेगा, फ्लूट, बांसुरी बजेगा, ठीक है। तो ये जो सीन है ये जोथाम वैली से उठाया गया था, ठीक है। कुछ सालों बाद तो ऐसे करके वो MRA मोरल रीआर्मामेंट आर्मी वो चली गई, ठीक है। जाने का कुछ साल बाद पता चला, लेटर डैट आई लर्न, यानी अशोकामित्रन हमारे जो ऑथर है उनको पता चला कि ये जो MRA था ना, ये काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट था टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म। ये लोग कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है, और उसी को दर्शाने के लिए वो यहाँ पे आए हुए थे। कुछ साल बाद पता चला, देखिए, फिर आगे देखिए। एंड द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वासन सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स। और जो मद्रास के बिग बॉसेस है, एक तो हमारे ही बॉस है जैसे कि मिस्टर वासन, SS वासन, ठीक है, वो इनके हाथ, मतलब ये जो MRA के लोग थे, ये लोग इनको यूज़ करके चले गए, ऐसा पॉइंट बोल रहे हैं। क्योंकि किसी को मालूम नहीं था ये MRA क्यों आया है। ये लोग तो आए, 2 प्ले परफॉर्म किए और चल दिए, लेकिन बाद में पता चला ये लोग प्ले में कम्युनिज्म के खिलाफ मैसेज मतलब देने आए हुए थे, ठीक है। और ये मिसेस वासन, SS वासन समझ नहीं पाए और ये लोग इनके हाथ पे कठपुतली बन गए, ठीक है।
फिर आई एम नॉट श्योर हाउ एवर दैट दिस वॉज इंडेड द केस। अब ऑथर अपना व्यू पॉइंट देते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा ही था सच में केस। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो बड़े बड़े बॉसेस हैं मद्रास के, इनका अनचेंजेबल एस्पेक्ट देख के ये चीज़ पता चलता है। मतलब एमआरए का आने से पहले जैसा बिहेवियर, रवैया, एटीट्यूड था इन बिग बॉसेस का, एमआरए का जाने का बाद भी वैसा ही रहा, कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो अनचेंजेबल एस्पेक्ट रहा। ठीक है, और उनका जो एंटरप्राइज है, जो उनका स्टूडियो है, जो उनका काम है, वो सेम रहा। ठीक है, एमआरए आया होता या फिर नहीं भी आया होता, इंटरनेशनल कम्युनिज्म है या फिर कोई अगर इंटरनेशनल कम्युनिज्म नहीं भी है, ये जो बिग बॉसेस का जो काम है वो वैसा ही चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोला गया था कि ये एमआरए इनको प्ले करके चले गए, ये बात ऑथर के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि उससे इनका बिजनेस एक्टिविटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, चलिए। द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियोज हैड अ नाइस टाइम होस्टिंग 200 पीपल ऑफ ऑल ह्यूज एंड साइजेस। लेकिन जो भी हो, ये जो एमआरए ने मोरल रीअर्ममेंट आर्मी 200 लोगों का जो ग्रुप था, ये लोग जब जेमिनी स्टूडियो विजिट किए थे, तो जेमिनी स्टूडियो के जो स्टाफ है, इनको काफ़ी अच्छा समय मिला इन लोगों के साथ वक्त बिताने का। ठीक है, क्योंकि ये 200 लोगों में अलग अलग ह्यूज एंड साइजेस, अलग अलग कलर के लोग, अलग अलग साइज के लोग यहाँ पे थे। लगभग 20 अलग अलग कंट्रीज़ के लोग इस 200 लोगों में थे। समझ रहे? तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ इन स्टाफ को इनके साथ टाइम बिता के। इट वॉज सच अ चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स वेटिंग टू बी स्लैप्ड विथ थिक लेयर्स ऑफ मेकअप बाय द ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट। यूजुअली क्या सीन होता है कि जो क्राउड प्लेयर्स है उन लोगों को मेकअप लगाया जाता है, ये ऑफिस बॉय लगाता है। तो यही सीन देख देख के सब पक गए थे। अब ये स्टाफ को थोड़ा चेंज मिला ये एमआरए वाले लोग जब आए थे तो। ठीक है, बस अब ये एमआरए का भी चर्चा यहाँ पे ख़त्म है, कोई खास इसका उतना है नहीं। अब आ जाइए, अब स्टोरी देखिए कहाँ पे शिफ्ट होता है। फिर कुछ महीने बाद, अभी पूरा जो स्टोरी है ये कम्युनिज्म पे चल रहा है। ठीक है, कम्युनिज्म को ध्यान में रख के सब चीज़ का डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, कुछ महीने बाद ये जो मद्रास के जो बिग बॉसेस है, इनका टेलीफोन फिर से रिंग किया, बज किया। ठीक है, एंड वंस अगेन जेमिनी स्टूडियोज़ वालों को मौका मिला अपना पूरा शूटिंग स्टेज को खाली करने का, ताकि एक और नया विजिटर आने वाला था यहाँ पे। ठीक है, सभी लोग कह रहे थे कि ये विजिटर कौन है? एक पोएट है फ्रॉम इंग्लैंड। अब इन पे स्टोरी शिफ्ट हो गया। ठीक है, कौन है ये इंग्लिश पोएट आगे पता चलेगा। द ओनली पोएट्स फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जेमिनी स्टाफ न्यू और हर्ड ऑफ वर वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन। जो जेमिनी के जो स्टूडियो के जो स्टाफ थे, ये लोग काफ़ी सिंपल थे, उतना इंग्लिश पोएट के बारे में इनको मालूम नहीं था। सिर्फ वो कुछ ही पोएट्स को जानते थे, जैसे कि वर्ड्सवर्थ हो गए, टेनिसन, यही 2 पोएट के बारे में जानते थे। जो थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे थे वो लोग कीट्स, शेली, बाइडन के बारे में भी सुने हुए थे, और 1-2 ऐसे भी इंसान होंगे जिनको एलियट के बारे में भी पता हो। बस इतने ही पोएट्स के बारे में जेमिनी स्टाफ को पता था। लेकिन अब ये जो नया पोएट आ रहा है इंग्लैंड से, ये कौन आ रहा था? इसका जवाब किसी को मालूम नहीं था। ठीक है, कुछ लोग कहते थे कि वो पोएट नहीं है, वो एक एडिटर है। ठीक है, चूँकि वो एक एडिटर है इसलिए हमारे बॉस ने उन्हें एक बड़े रिसेप्शन दिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वासन जो थे, बॉस जो थे एसएस वासन, वो खुद भी एक एडिटर थे पॉपुलर तमिल वीकली का, जिसका नाम था आनंद विकाटन। ठीक है, तो चूंकि वासन जी भी एक एडिटर थे, इसलिए बोल रहे हैं कि अभी जो एक मेहमान आ रहा है हमारे पास, वो भी एक पोएट नहीं है, वो भी एक एडिटर ही होंगे, तभी वासन जी ने उन्हें यहाँ पे बुलाया है। अब हमारे ऑथर बोल रहे हैं, सोच रहे हैं कि ही वॉजंट एडिटर ऑफ एनी नोन नेम्स ऑफ ब्रिटिश पब्लिकेशन। वो बोलते हैं कि मद्रास में जितने भी ब्रिटिश पब्लिकेशन के जाने माने जो नाम है, उसके एडिटर तो ये इंग्लिश पोएट नहीं है। ठीक है, सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वर टेकिंग इनिशिएटिव, द सरमाइज वॉज डैट द पोएट वॉज एडिटर ऑफ अ डेली। द हिंदू एक बहुत ही फेमस अखबार है। ठीक है, तो इसके जो टॉप मैन थे वो लोग इनिशिएटिव ले रहे थे, मतलब इनका देख रेख करने के लिए जुड़े हुए थे। ठीक है, तो सरमाइज यानी जो गेस वर्क था, वो गेस ये था कि ये जो पोएट है वो किसी एक डेली अखबार का एडिटर होगा। ठीक है, लेकिन जो भी वो डेली अखबार हो, द मैनचेस्टर गार्जियन तो नहीं है, ये अखबार का तो एडिटर नहीं है वो, या फिर लंदन टाइम्स, ये भी अखबार का वो एडिटर नहीं है। बस इतना ही गेस कर पा रहे थे इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमोंग अस। ठीक है, जो जिसको बहुत ही ज़्यादा जानकारी था वो इतना ही गेस कर पा रहे थे। एग्जैक्टली किसी को मालूम नहीं था ये पोएट फ्रॉम इंग्लैंड है कौन, पोएट भी है कि नहीं, एडिटर है कि नहीं। ठीक है, एडिटर है तो कौन से अखबार का एडिटर है, किसी को कुछ मालूम नहीं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है।
एट लास्ट क्या होता है, अराउंड 4 शाम के 4 बजे द पोएट या फिर एडिटर कह लीजिए वो आते हैं, ठीक है। काफ़ी लंबे इंसान थे, बहुत ही अंग्रेज टाइप दिख रहे थे, काफ़ी सीरियस दिख रहे थे और ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, हम में से कोई उन्हें जानता नहीं था, ठीक है। बैटलिंग विथ हाफ अ डजन पेडेस्टल फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज। पेडेस्टल फैंस ऐसा डंडा वाला पंखा होता है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो ऐसा मतलब 6 ठो पंखा लगा हुआ था स्टेज पे। तो इन सब का हवा खाते हुए जो हमारे बॉस थे एस.एस. वासन जी, उन्होंने पढ़ा एक लंबा स्पीच, ठीक है, बहुत ही लंबा भाषण दिया। भाषण सुन के महसूस हो रहा था सभी को कि ये बॉस को भी मालूम नहीं है कि ये पोएट या फिर जो एडिटर है वो कौन है, ठीक है। उनके भाषण में काफ़ी जनरल टर्म्स यूज़ किए हुए थे और बीच बीच में 1-2 वर्ड्स थे जैसे कि फ्रीडम, डेमोक्रेसी, इन सब वर्ड्स का बीच बीच में छिड़काव था, ठीक है। काफ़ी जनरल स्पीच था। बॉस थोड़ा सा स्पीच दे दिया, अब उसके बाद आते हैं हमारे मेन पोएट स्पीच देने के लिए, ठीक है। अब वो बोलना स्टार्ट किए। जैसे ही वो बोलना स्टार्ट करते हैं तो जो ऑडियंस थी, जो जेमिनी स्टूडियो के जो स्टाफ थे, वो इतना भौचक्के हो गए थे, इतना चुपचाप देख रहे थे कि काफ़ी अनकंफर्टेबल फील किए पोएट भी, ठीक है, कि इतना मतलब डेज्ड ऑडियंस उन्होंने कभी फेस नहीं किया था, ठीक है। किसी को समझ में नहीं आया कि ये पोएट क्या बोल रहे थे, ठीक है। और कोई उन्हें समझने का कोशिश भी करता था तो उनका एक्सेंट, बोलने का तरीका कुछ ऐसा था कि इतना अंग्रेज़ की तरह बोल रहे थे वो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ये जो पूरा हरकत है 1 घंटे तक चला लगभग और लास्ट में पोएट बोले कि ठीक है हम अलविदा अब कहते हैं। एंड वी ऑल डिस्पोज इन अटर बैफलमेंट, सब वहाँ से उठ के भागे। बैफलमेंट मतलब पूरा कंफ्यूज होकर उठ के भागे, किसी को कुछ समझ में नहीं आया ये पोएट क्या भाषण दिया, क्या बना, ठीक है। पोएट को भी काफ़ी अजीब लगा, ऑडियंस को भी काफ़ी अजीब लगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाता है कि चलिए क्वेश्चन बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये देखिए व्हाट आर वी डूइंग, ठीक है, हम लोग कर क्या रहे थे। व्हाट एन इंग्लिश पोएट डूइंग इन अ फिल्म स्टूडियो विच मेक्स तमिल फिल्म फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल। सही सवाल है ये। ऑथर हमारे बोल रहे हैं कि एक इंग्लिश पोएट हमारे स्टूडियो में क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है, ठीक है। ये स्टूडियो, वो स्टूडियो जो कि सिर्फ तमिल फिल्म बनाता है, वो भी सिंपल टाइप का, ठीक है। उस तमिल स्टूडियो में, तमिल फिल्म स्टूडियो में एक इंग्लिश पोएट का क्या काम, वो किस लिए आया है यहाँ पे, ठीक है। पीपल, यहाँ पे स्टूडियो में ऐसे लोग काम करते हैं और स्टूडियो में ऐसा फिल्म बनता है जो वो लोग देखते हैं जिनका लाइफ में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो लोग इंग्लिश पोइट्री का मज़ा ले पाए, ठीक है। उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे इन्वायरमेंट में एक इंग्लिश पोइट आके यहाँ पे भाषण दे रहा है, वो क्या है, क्यों भाषण दे रहा है, या हम लोग कर क्या रहे हैं ये चीज़, ऐसा हमारे जो ऑथर है वो बोलते हैं, ठीक है। द पोएट लुक्ड प्रीटी बैफल्ड टू, पोएट भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए। फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट द शेयर इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ हिज टॉक अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रैवल्स ऑफ एन इंग्लिश पोएट। हमारे जो पोएट, इंग्लिश पोएट जो भाषण देने आए थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी ये चीज़ को फील किया होगा, जो इनकॉन्ग्रुइटी है। इनकॉन्ग्रुइटी मतलब वो गलत जगह आ गए भाषण देने, ऐसा जगह जहाँ पे वो फिट नहीं खा रहे थे। एक तो है यहाँ पे जेमिनी स्टूडियो के स्टाफ, ठीक है, जो कि सिंपल तमिल मूवीज़ बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं। इन स्टाफ को क्या मतलब कि एक इंग्लिश पोएट को किस चीज़ में खुशी मिलता है, वो क्या क्या काम किए थे, ठीक है, ये सब सुन के ये स्टाफ क्या करेंगे। तो ये काफ़ी मतलब ये जो ऑडियंस था इनके लिए वो काफ़ी इनकॉन्ग्रुअस, अनफिट था, ठीक है। तो गलत जगह आ गए भाषण देने के लिए, समझे। तो हिज विजिट रिमेंड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। उनका जो विजिट था यहाँ पे, ये एक असुलझा रहस्य रह गया, ठीक है। किसी को समझ में नहीं आया वो क्यों आया था और क्या बोल के गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये आफ्टर बैफलमेंट जो लोग इतने कंफ्यूज हो गए और इतना जो बुरा एक्सपीरियंस रहा सभी का, इसको अवॉइड करने के लिए पोएट क्या कर सकते थे। ये जो इंग्लिश पोएट आए हुए थे उनको क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था। तो इनको 2 चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था। सबसे पहले क्लैरिटी ऑफ कंटेंट, इनको पहले से पता कर लेना चाहिए था कि क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, ठीक है। और दूसरा बात इन्हें पता होना चाहिए था ऑडियंस अवेयरनेस। इनको पता होना चाहिए कि किसको भाषण दे रहे हैं, वो ऑडियंस कौन सा भाषा समझते हैं, ठीक है, कैसा उनका बैकग्राउंड है, ये सब चीज़ समझ के प्रिपेयर होकर आना चाहिए था ये पोएट को। सिर्फ अपना कहानी बोलेंगे लेकिन ये ऑडियंस को समझ में नहीं आया, ऐसा चीज़ नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए फिर आगे देखिए। अब ये जो स्टोरी था वो किस पे शिफ्ट था, अ पोएट फ्रॉम इंग्लैंड।
ये आने वाले थे, भाषण देके गए, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। इतना ही बात आपको यहाँ से पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट। अब यहाँ पे कुछ और बात बोला गया है। अब जो हमारे ऑथर है वो प्रोज राइटर के बारे में कुछ कहते हैं। एक तो हो गए पोएट जो कविताएं लिखते हैं, और प्रोज मतलब जो स्टोरी लिखते हैं। तो पोएट जो हमारे ऑथर है वो बोलते हैं कि वर्ल्ड के जो स्टोरी राइटर्स है, ठीक है, वो लोग भले ही ना एडमिट करें इस बात को, लेकिन मेरा जो अपना एक कन्विक्शन है, मेरा जो अपना मानना है वो दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा है। मेरा थॉट मजबूत होता जा रहा है अबाउट प्रोज राइटिंग। वो थॉट ये है कि प्रोज राइटिंग जो है ना, वो किसी एक जीनियस का काम नहीं है। कहानी लिखने के लिए आपको जीनियस होना पड़ेगा, बहुत ही इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, ऐसा ज़रूरत नहीं है। ये थॉट है हमारे ऑथर का, अशोकामित्रन जी का, ठीक है। तो स्टोरी लिखना किसके लिए है? प्रोज लिखना जब किसी जीनियस का काम नहीं है तो किसका काम है? तो बताया गया है कि इट इज़ फॉर द पेशेंट, परसिस्टेंट एंड परसिवियरिंग ट्रूथ विथ अ हार्ट सो श्रंकन दैट नथिंग कैन ब्रेक इट। वो ऐसे इंसान के लिए है जो जिसमें काफ़ी ज़्यादा पेशेंस हो, जो बार बार एफर्ट मारे, ठीक है। परसिवियरिंग ट्रूथ मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हो, ऐसा काम करता हो जो कि काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो, हार्ड हो, ठीक है। ऐसे इंसान को ड्रूज बोलते हैं। तो ऐसे इंसान के लिए है स्टोरी लिखना, प्रोज राइटिंग वैसे इंसान के लिए। और इसके साथ साथ एक और कंडीशन होना चाहिए कि ये इंसान का जो हार्ट है वो इतना सिकुड़ा होना चाहिए कि उसको कोई ब्रेक ना कर पाए। मतलब दिल मजबूत रखना पड़ेगा किसी भी प्रोज राइटर को, ठीक है। अगर किसी प्रोज राइटर को रिजेक्शन मिलता है, ठीक है, तो उसके लिए इस रिजेक्शन का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो उसको क्या करना चाहिए? तुरंत एक फ्रेश कॉपी लिखना चाहिए, मतलब एक फ्रेश नया लॉन्ग प्रोज पीस लिखना चाहिए, और उसको तुरंत दूसरे एडिटर को सेंड कर देना चाहिए। और सेंड करते वक्त रिटर्न पोस्टेज भी डाल देना चाहिए। उसमें जो स्टैम्प होता है, चिट्ठी भेजेंगे तो फ्री में तो नहीं भेजेंगे, आपको उसमें कुछ टिकट चिपकाना होता है, ठीक है, उसको पोस्टेज स्टैम्प बोलते हैं। तो आप किसी इन्वॉल्व में अपना स्टोरी जो प्रोज है वो लिख के अगर किसी को भेज रहे हैं तो उस इन्वॉल्व में रिटर्न पोस्टेज भी डाल दीजिए, क्योंकि अगर उस इंसान को ये स्टोरी पसंद नहीं आया तो आपको वो यही पोस्टेज स्टैम्प चिपका के आपको रिटर्न भी कर पाए, इसका पैसा खर्चा ना हो रिटर्न करने में, ठीक है। इतना मोटा कलेजा होना चाहिए किसी भी प्रोज राइटर का, ऐसा हमारे ऑथर कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही लोगों के लिए, ऐसे ही मजबूत प्रोज राइटर के लिए द हिंदू अखबार में कि किसी एक काफ़ी छोटे से कॉर्नर में, किसी एक अनइम्पॉर्टेंट पेज में, ठीक है, अखबार में सारा पेज तो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फ्रंट पेज, सेकंड पेज, बीच के पेज को बीच में कहीं पे किसी कोने में एक चीज़ छपा हुआ था। वो चीज़ था शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट। द हिंदू अखबार में छपा हुआ था कि एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट होने वाला है, जो कि एक ब्रिटिश पीरियोडिकल था द इनकाउंटर, वो इस कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, ठीक है। अब ये द इनकाउंटर भी ऐसा पीरियोडिकल है, पीरियोडिकल मतलब ऐसा एक मैगजीन या फिर कोई भी न्यूज़पेपर जो किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे छपे, एक हफ्ता बाद या फिर फोर्टनाइटली छपे, जैसे भी छपे, मंथली छपे, ठीक है। तो सिंपल सा बात है कि एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट हो रहा था और इसका जिक्र इस द हिंदू में छपा हुआ था। ये कॉन्टेस्ट को करवा कौन रहा था? द इनकाउंटर, एक ब्रिटिश पीरियोडिकल, ये इस कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज करवा रहा था, ठीक है। इतना बात याद रखना है। अब ये द इनकाउंटर भी, ये नाम भी किसी ने नहीं सुना था जेमिनी स्टूडियो के स्टाफ में से, ठीक है। जिसने भी जेमिनी स्टूडियो के लिटरेटी थे, जो पढ़े लिखे पोइट्स थे, उन्होंने द इनकाउंटर का नाम कभी नहीं सुना था, ठीक है। तो इसी पीरियोडिकल का आइडिया लेने के लिए हमारे जो ऑथर है वो क्या करते हैं, एक जगह जाते हैं इसका पता लगाने कि ये पीरियोडिकल है, मतलब कौन छापता है, कहाँ से छापा जाता है, ये इसके बारे में पता लगाने के लिए वो कहीं जाते हैं, ठीक है। ताकि वो नहीं चाहते हैं कि अगर वो अपना शॉर्ट स्टोरी लिख के इनको भेजेंगे तो भेजने में तो पैसा लगेगा, तो वो पैसा जो है उस पोस्टेज का वो बर्बाद ना हो जाए, इसलिए वो पहले पता लगाते हैं कि ये है कौन, द इनकाउंटर, ठीक है। तो इसलिए वो पता लगाने के लिए जाते हैं ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में, यहाँ पे जाते हैं। और इस ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी का खास बात ये था कि यहाँ पे कोई साइन बोर्ड, नोटिस नहीं था। अक्सर क्या होता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े साइन बोर्ड और नोटिस लगे होते हैं, वो आपको ऐसा फील करवाते हैं कि आप किसी फॉरबिडन एरिया में ताक कर रहे हैं। तो इसका अच्छा बात ये था कि यहाँ पे कोई साइन बोर्ड, नोटिस नहीं था। मतलब यहाँ पे भी लिखने का तरीका है, थोड़ा सा ह्यूमर लाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
लेकिन स्टोरी में कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए ख़त्म करते हैं इसको जल्दी से। लिखा है कि जब वो इस लाइब्रेरी में जाते हैं तो उन्हें दिखता है द इनकाउंटर के कुछ कॉपीज़, ठीक है, जो कि काफ़ी फ्रेश कॉपी पढ़े हुए थे। फ्रेश से मतलब कोई भी रीडर इसे पढ़ता नहीं है द इनकाउंटर को। ठीक है, हमारे जो ऑथर है अशोका मित्तल जी, वो इसके एडिटर का नाम पढ़ते हैं। जैसे ही वो एडिटर का नाम पढ़ते हैं तभी उनका जो श्रंकन हार्ट है, पोएट मतलब जो हमारे ऑथर हैं अशोका मित्तल जी, वो बोल रहे हैं कि उनका हार्ट श्रंकन है, मतलब वो भी एक प्रोज राइटर है। अभी उन्होंने कंडीशन बताया था कि आपको अगर एक प्रोज राइटर बनना है तो आपका हार्ट कैसा होना चाहिए, काफ़ी श्रंकन होना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि उनका हार्ट श्रंकन है, मतलब वो खुद को एक प्रोज राइटर मानते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि मेरे श्रंकन हार्ट में कोई घंटी बजा। जब उन्होंने इस द इनकाउंटर के एडिटर का नाम पढ़ा तब उनके दिल में घंटी बजा। वो क्या था कि इट वॉज द पोएट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो। बोलते कि अरे ये तो वही अंग्रेज पोएट है जो जेमिनी स्टूडियो आया हुआ था, जिसका भाषण किसी को समझ में नहीं आया था। ये वही इंग्लिश पोएट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक बात क्लियर हो रहा है कि ये जो पोएट फ्रॉम इंग्लैंड था ये द इनकाउंटर का एडिटर है। समझे कि नहीं? एक बात हमें पता चला अभी तक, इसको याद रखिएगा। फिर आगे देखिए, आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर। तो जैसे ही वो इनका नाम पढ़ते हैं उनको ऐसा फील होता है कि इनका बहुत ही लंबे समय में खोया हुआ भाई मिल गया। तो हमारे जो ऑथर है अशोका मित्तल जी, वो एक इन्वॉल्व में अपना प्रोज राइटिंग जो प्रोज लिखे हुए थे वो उसमें डाल के उसको सील कर देते हैं। और जब वो सील कर रहे होते हैं तो गाना गाते हैं। ठीक है, और जब एड्रेस लिख रहे होते हैं तब भी वो गुनगुना रहे होते हैं। और वो फील करते हैं कि जब दूसरे एंड पे ये एडिटर जब ये चिट्ठी को खोलेगा तो वो भी सेम गाना गा रहा होगा। ठीक इंडियन फिल्मों की तरह, जब दो भाई बिछड़ते हैं तब गाना होता है, जब दो भाई मिलते हैं तब गाना होता है। ठीक है, कुछ ऐसा। स्टेफन स्पेंडर दैट वाज हिज नेम। तो इस इंग्लिश पोएट का नाम क्या था? एडिटर का नाम था स्टेफन स्पेंडर। यही आए हुए थे जो ऐसा भाषण दिए जो किसी को समझ में नहीं आया। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। तो ये भी इंसिडेंट खत्म हो गया। तो ये जो मिस्ट्री था कि कौन आया हुआ था, स्टेफन स्पेंडर आए हुए थे, ये मिस्ट्री थोड़ा सा क्लियर हुआ। ठीक है, फिर आगे देखिए। फिर ऐसे करते करते कई साल गुजर जाते हैं। अब हमारे जो ऑथर है अशोका मित्तल जी, वो जेमिनी स्टूडियो को छोड़ चुके थे। ठीक है, अब इनके पास काफ़ी फ्री टाइम था लेकिन उतना पैसा नहीं था। तो इसीलिए कोई भी चीज़ अगर कम दाम में मिल रहा होता था तो हमारे ऑथर का ध्यान वो खींचता था। ठीक है, तो एक बार क्या होता है कि वो मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के तरफ से गुजर रहे थे। तो वहाँ के फुटपाथ पे ब्रांड न्यू बुक्स, हर एक बुक 50 पैसे, मतलब ठीक है 50 पैसे के रेट से पड़े हुए थे वहाँ पे। ठीक है, और वो सभी बुक मतलब एक ही बुक के कॉपीज़ थे वो सभी जो बुक थे वहाँ पे। और वो बुक जो थे वो उसमें काफ़ी एलिगेंट पेपर बैग यूज़ किया गया था। पेपर बैग क्या होता है? जिसका कवर जो है वो सॉफ्ट होता हो। ठीक है, और अमेरिकन ओरिजिन, पेपर क्वालिटी काफ़ी अच्छा था। ठीक है, स्पेशल लो प्राइस्ड स्टूडेंट एडिशन इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन। ठीक है, मतलब रशियन रिवोल्यूशन का 50वां एनिवर्सरी पे एक स्पेशल लो प्राइस एडिशन निकाला गया था इस बुक का। ठीक है, इसलिए इसका दाम इतना कम था, 50 पैसा। और उस समय में 50 पैसा का भी वैल्यू होता होगा। ठीक है, तो हमारे ऑथर 50 पैसा पे करते हैं और एक कॉपी खरीद लेते हैं। उस बुक का नाम था द गॉड दैट फेल्ड। ठीक है, 6 एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स, 6 अच्छे ज्ञानी लोग, ठीक है, जाने माने ज्ञानी लोग 6 सेपरेट ऐसे लिखते हैं अपना अपना। ठीक है, और उसमें वो लोग डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे वो लोग जर्नी किए इनटू कम्युनिज्म एंड देयर डिसइल्यूजन्ड रिटर्न। मतलब ये 6 लोग पहले डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे वो लोग कम्युनिज्म की तरफ अट्रैक्ट हुए और बाद में फिर वो कैसे कम्युनिज्म से भाग के बाहर निकले। ठीक है, ये लोग अपने 6 ऐसे के थ्रू ये चीज़ बताते हैं इस बुक में। ठीक है, तो यहाँ पे द गॉड दैट फेल्ड, ये गॉड किसको बोला गया है? कम्युनिज्म को बोला गया है। पहले ये लोग कम्युनिज्म को अच्छा समझ के इसमें एंटर किए, बाद में फिर इससे बाहर निकले। ठीक है, तो ये 6 जो मैन ऑफ लेटर्स है, 6 ज्ञानी लोग कौन है? सबसे पहले हो गए एंड्री गाइड, दूसरे हो गए रिचर्ड राइट, तीसरे हो गए इग्नेजियो सिलोने, चौथे ऑर्थर कोस्टलर, पांचवा लुइस फिशर और छठा स्टेफन स्पेंडर। अरे स्टेफन स्पेंडर, ये तो वही नाम है। फिर से ये नाम सुनते ही ऑथर का दिल में फिर से मतलब वो पुराना याद ताज़ा हो गया।
जैसे ही उन्होंने ये नाम सुना वैसे ही ये बुक का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया इनके लिए, ठीक है। स्टेफन स्पेंडर तो वही है, वो वही पोइट है जो जेमिनी स्टूडियोज विजिट किया था। और इन अ मोमेंट आई फेल्ट अ डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लीट अप अ हेजी इल्यूमिनेशन। तो इनका दिमाग में एक बत्ती जला। अब उन्हें ये बात समझ में आ रहा था कि द रिएक्शन टू स्टेफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियो वॉज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि क्यों वो जो स्पीच दिया था स्टेफन स्पेंडर ने खड़े होकर जेमिनी स्टूडियो के स्टाफ को और बाकी लोगों को, तो ये लोग काफ़ी बैफल्ड हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे कि ये अगला क्या बोल रहा है। अब ये रहस्य क्लियर हो रहा है हमारे ऑथर को, अशोकामित्रन जी को। अब वो समझ पा रहे हैं कि क्यों ये लोग इतना बैफल्ड थे, ऐसा रिएक्शन क्यों आया था, ठीक है। ये इनको समझ में आ गया। वो बोलते हैं कि द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो मे नॉट हैव मच टू डू विद द स्पेंडर्स पोइट्री बट नॉट विथ हिज गॉड डेट फील्ड। बोल रहे हैं कि जेमिनी स्टूडियोज़ के जो बॉस थे यही लोग तो इनको बुला के लाए थे कि आओ भाषण दो, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि ये बॉस को, बड़े बड़े लोगों को इनका पोइट्री से लेना देना हो, इसका मतलब ये नहीं था, ठीक है। बल्कि इसका मतलब ये था कि ये ऐसे इंसान थे जो लोग पहले कम्युनिज्म में एंटर किए थे, फिर ये लोग को पता चला कि कम्युनिज्म काफ़ी बुरा चीज़ है, फिर वो लोग कम्युनिज्म से बाहर निकल के आए, ठीक है। इनका गॉड जो था वो फेल हो गया था, ये ऐसे लोग थे, ठीक है। इसलिए इनको बुलाया गया था स्पीच देने के लिए, ठीक है, कम्युनिज्म के खिलाफ। तो यहाँ पे लिखा है कि भले ही इस बॉस को, ठीक है, कोई ज़्यादा लेना देना नहीं हो इनके पोइट्री से, लेकिन इन बॉस को लेना देना है इनके गॉड से जो फेल कर गया। समझ रहे? तो यहाँ पे जो लिखा हुआ था, यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे लिखा हुआ था कि एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थ कमिंग। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ था कम्युनिज्म का काफ़ी बुराई किया हुआ था, है कि नहीं। तो ऐसे ही कुछ माइंडसेट था जेमिनी स्टूडियो के स्टाफ का भी, मतलब ये लोग भी कम्युनिज्म को अच्छा नहीं समझते थे, और इसका जो प्रूफ है वो सामने आने वाला था। तो प्रूफ इसी रूप में मिला। सबसे पहला प्रूफ तो ये मिला कि जो मोरल रीआर्मामेंट आर्मी आई थी, इन्होंने जो 2 प्ले दिखाया था, ये प्ले कुछ साल बाद पता चला कि ये लोग इंटरनेशनल कम्युनिज्म के खिलाफ काउंटर मूवमेंट चला रहे थे, ठीक है। ये पहला एविडेंस था। और दूसरा एविडेंस था कि ये इंग्लैंड के इस पोएट को बुलाना, स्टेफन स्पेंडर को बुलाना, ये भी आए यहाँ पे, और ये भी कम्युनिज्म से उतना इंस्पायर्ड नहीं थे, काफ़ी नेगेटिव व्यू था इनका भी कम्युनिज्म को लेके। इसलिए ये 2 चीज़ से मालूम चलता है कि जेमिनी स्टूडियो के जो स्टाफ थे ये भी कम्युनिज्म को उतना लाइक नहीं करते थे। बात अगर ये समझ रहे। और यहाँ पे जो एक लाइन था, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिज विजिट रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। स्टेफन स्पेंडर का जो विजिट था एक रहस्य रह गया था उस समय में, लेकिन हमारे जो ऑथर है उनको समझ में आ गया कि ये रहस्य क्यों था, क्यों इनको यहाँ पे बुलाया गया था, क्योंकि इनका लेना देना था कम्युनिज्म से, उस गॉड से जो फेल कर गया, ठीक है। बस इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी समझ में आया होगा। काफ़ी मतलब बोल सकते हैं बोरिंग स्टोरी है, नो डाउट, ठीक है। आप थक भी गए होंगे, लेकिन क्या करेंगे, सिलेबस में तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना चीज़ हम बताएं उतना चीज़ याद रखिए, और मेरे वेबसाइट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर लीजिए, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इस स्टोरी से। एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि ये जो जेमिनी स्टूडियो है काफ़ी पुराना स्टूडियो है कि नहीं। आज के टाइम पर अगर हम कंपेयर करें आज के फिल्म स्टूडियो से, बॉलीवुड से, तो काफ़ी डिफरेंस मिलेगा। तो एग्ज़ाम में एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा बनता है कि मान लीजिए अशोकामित्रन जी किसी आज के टाइम का फिल्म स्टूडियो में जाते हैं, बॉलीवुड का फिल्म शूटिंग देखते हैं, तो अशोकामित्रन जी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस फील करते हैं। तो मान लीजिए कि अशोकामित्रन जी एक डायरी एंट्री कर रहे हैं, डायरी लिख रहे हैं, तो उसको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि कैसे उस ज़माने का फिल्म और अभी का फिल्म में क्या क्या चीज़ चेंज हुआ है, कैसे शूटिंग होता है, वो क्या क्या चीज़ चेंज हुआ है, उसको डायरी एंट्री में अपना फीलिंग एक्सप्रेस कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन हम दे दिए हैं वेबसाइट में, आप जाके स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। बस तो यही था। उम्मीद करता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो 3 काम कर दीजिएगा। एक लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके बताइए, कोशिश करेंगे वहाँ पे आंसर देने का, ठीक है। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।